ऑप्शनल ही अंतिम रूप से आपको यूपीएससी में चयन या सिलेक्शन दिलाता है। स्टेबल तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑप्शनल सिर्फ 210, 215, 220, 230 इस हिसाब से नंबर दे रहा है। कई विषयों को परिवर्तित करके हिंदी साहित्य उन्होंने रखा। पूर्व के वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए हैं वो काफ़ी ट्विस्टेड तो नहीं है। क्या वो सिलेबस से डायरेक्ट जो है वह रिलेटेड है? सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वह क्या है, तो वह है कि आपका व्यक्तिगत रुचि इस विषय में कितना है। अगर सिलेक्शन ट्रेंड की बात देखें तो आप विगत वर्षों के रिजल्ट उठाकर देख सकते हैं। रैंक 1 भी PSIR से अनेक वर्षों में आई है। हेलो बच्चों, मैं ऋषि जैन PW ओनली IAS हिंदी मीडियम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम लोग क्यों जुटे हैं। थंबनेल से आपको पता है हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज़ करना चाहिए, हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस आधार पर चुनना चाहिए। इन सब बातों पर आज मैं डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने हूँ। पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, और दूसरा, मेरे अलावा यहाँ पर जो भी हमारे ऑप्शनल के टीचर हैं, जैसे PSIR के आदर्श सर हैं, ज्योग्राफी के नवीन तनवर सर हैं, तो ये एक एक करके मेरे बाद अपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है हमें जानना और जो समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ऑप्शनल का क्या महत्व है, GS में ऑप्शनल का क्या रोल है, फिर ऑप्शनल को लेकर के वैकल्पिक विषय को लेकर यूपीएससी में क्या ऐसे भ्रम हैं जो हमें दिखाई देते हैं या फैलाए जाते हैं, और नेक्स्ट कि ऑप्शनल का चुनाव करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस आधार पर हमें ऑप्शनल चूज करना चाहिए या उसका प्रोसेस कैसे हो। तो इन सब बातों का पहले मैं उत्तर देना चाहूँगा, उसके बाद हमारे जो रेस्पेक्टेड फैकल्टी हैं वो एक एक करके आप लोगों से अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय की बात करूं तो इसका पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोशिश करेंगे जानना कि आखिर सर इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहले सवाल को समझेंगे जो आमतौर पर, ये वो सवाल है जो आमतौर पर स्टूडेंट, विद्यार्थी मुझसे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो ये सवाल पूछते रहते हैं। तो कम से कम पहले जाने की महत्व क्या है, फिर सर GS में या यूपीएससी में के एग्जाम में ऑप्शनल का रोल क्या है। ठीक है ना, रोल क्या है, खासकर ये मेंस में है तो मेंस में इसका रोल क्या है। तीसरा, जो ऑप्शनल को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम क्या है, इन मुद्दों पर बात करेंगे। और चौथा, ऑप्शनल का चयन कैसे करें। कोई भी ऑप्शनल का जब चयन करता है कोई विद्यार्थी तो उसे किन किन कारकों पर, फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो सबसे पहले बात करते हैं महत्व के बारे में कि ऑप्शनल का महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि ऑप्शनल ही वो है जरिया जिसके द्वारा आप यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम में, सिविल सर्विस में
यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में आप रैंक की जो बात करते हैं, बेहतर रैंक लाना चाहते हैं, तो वो बेहतर रैंक लाने का सबसे बढ़िया माध्यम आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, और ऑप्शनल ही अंतिम रूप से आपको यूपीएससी में चयन या सिलेक्शन दिलाता है। ऑप्शनल ही, समझ लीजिए, ना केवल आपको रैंक दिलाता है बल्कि एक तरह से आपके कार्डर के बारे में कि आपका कार्डर क्या होगा या आपको कौन सा कार्डर मिलेगा, ये भी, इसमें भी ऑप्शनल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुल मिलाकर के इस पूरे एग्जाम में आपके सिलेक्शन में, आपकी रैंकिंग में, बहुत सारे बच्चे हैं सवाल पूछते हैं कि सर मैं विद इन 50 विद इन 100 रैंक लाना चाहता हूं। तो बच्चों, वो विद इन 50 और विद इन 100 रैंक लाने के लिए आपका ऑप्शनल मजबूत होना चाहिए। डन। तो अब आपको समझ में आया कि ऑप्शनल का यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम में महत्व क्या है। इसके अगर मैं बात करूं रोल की, कि क्या रोल है इसका, तो हम क्या देखते हैं कि यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम जो है ये 3 चरणों में होता है। प्री, जो कि कई बार मैं बात कर चुका हूं, मेंस, और तीसरा इंटरव्यू। अब अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन, आपके रैंकिंग में, वो है मेंस का एग्जाम। और अगर मैं मेंस के एग्जाम को फर्दर क्लासिफाई करूं, फर्दर इसको तोड़ूं, तो मेंस का एग्जाम जो आपका टोटल जो होता है वो 1750 मार्क्स का होता है। 1750 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होता है। और इस 1750 नंबर में आप समझ लीजिए निबंध जो है, निबंध की बात करें तो ये पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का होता है। अगर मैं बात करूं जीएस, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 और जनरल स्टडीज 4th पेपर की बात करें तो हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल 1000 मार्क्स का होता है। 1000 मार्क्स का ये होता है। और अगर मैं बात करूं ऑप्शनल की, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये आपका 500 मार्क्स का होता है, 500 नंबर का होता है। और बात करें इसमें भी कि ऑप्शनल में तो 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, और दोनों ही पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। 250 मार्क्स के होते हैं, जो आपको एक सब्जेक्ट, पहले तो 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब एक सब्जेक्ट आपको एज एन ऑप्शनल रखना होगा। मान लीजिए कोई हिस्ट्री रखता है, कोई ज्योग्राफी ले सकता है, सोशियोलॉजी ले सकता है, पीएसआईआर ले सकता है, हिंदी लिटरेचर ले सकता है, एंथ्रोपोलॉजी ले सकता है। ठीक है, तो हर किसी सब्जेक्ट में वो जो सब्जेक्ट जो यूपीएससी नोटिफिकेशन में जारी करता है, आप उन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शनल 500 मार्क्स का होने के कारण यह कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है आपकी सिलेक्शन में, आपके रैंकिंग में और कार्डर निर्धारित करने में। समझ में आया? वेरी गुड। अब सवाल यह उठता है कि अगर मैं ऑप्शनल की बात करता हूं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं, जो 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, 2027 में देना चाहते हैं, 28 में देना चाहते हैं, तो भ्रम क्या क्या फैलता है ऑप्शनल को लेकर। पहला भ्रम तो ये है, बाजार में रहता है, ये रहता है भ्रम, आप देख रहे हैं कि जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है,
पॉपुलर सब्जेक्ट है, आप उसी को ही ऑप्शनल बना लो बच्चे। क्या जरूरत है आपको ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाना, ज्यादा इसमें रिसर्च करना? क्यों रिसर्च करना? सिंपल फंडा क्या सिखा दिया जाता है, जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है वही आपका ऑप्शनल होना चाहिए। ठीक है, पहले भ्रम जान लीजिए, फिर एक एक करके इस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा एक भ्रम रहता है ऑप्शनल को लेकर के बाजार में। ऑप्शनल, अरे वाह, ऑप्शनल को ऐसे चूज करो, उस सब्जेक्ट को चूज करो बच्चा, या उस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए जो आपका जीएस का पेपर भी कंप्लीट या जीएस के पेपर को भी ओवरलैप कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि भाई आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ऑप्शनल ले लीजिए, तो आपका जीएस का हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। आप फिलॉसफी ले लीजिए, दर्शन शास्त्र, तो आपका एथिक्स का पेपर भी तैयार हो जाएगा, एथिक्स में भी बड़ा रोल देगा वो। आप ज्योग्राफी ले लीजिए तो आपका जीएस में ज्योग्राफी आपका तैयार हो जाएगा। तो एक ये भी एक मिथ फैला रहता है मार्केट में कि क्यों ना आप उस ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो जो आपके जीएस को भी ओवरलैप कर ले। एक दूसरा भ्रम। एक तीसरा भ्रम और है, और वो क्या है? वो रहता है कि जो सब ले रहे हैं, अधिकांश ले रहे हैं, क्या दिमाग लगाना, तुम भी वही ले लो। अरे भाई, तुम्हारे सारे दोस्त लोग वही सब्जेक्ट ले रहे हैं, कोई एक्स सब्जेक्ट ले रहा है, तुम भी वही ले लो, क्या दिमाग लगाना इसमें, ऑप्शनल ही तो है। ये नहीं जान रहे हैं कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में यही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे लिया जा सकता है, या ऐसे दिलवाया जाता है, या ऐसे माने कन्विंस किया जाता है, सब ले रहे, तुम भी ये ले लो सब्जेक्ट, आराम है, पढ़ लोगे आराम से। तो ये तीन मिथ जो ऑप्शनल के साथ हमेशा चलता रहता है। अब आते हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला मिथ कि ऑप्शनल वो लो जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है। जैसे हिस्ट्री है, अगर मैं पॉपुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है। खासकर हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी आपको नहीं दिखेगा। हिंदी माध्यम का आप ये मानते हैं, मानकर चलिए कि ये बहुत पॉपुलर, इंग्लिश मीडियम में पॉपुलर सब्जेक्ट है, हिंदी माध्यम में नहीं है। सोशियोलॉजी है, फिर हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट बड़े पॉपुलर माने जाते हैं ऑप्शनल को लेकर। और एक पीएसआईआर है, ठीक है। और पीएसआईआर तो 2024 में टॉपर होने के बाद में, तो जब हमारी दुबे जी टॉपर बनी, ठीक है, तो ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो पीएसआईआर है, ये पीएसआईआर है, ये सब पॉपुलर सब्जेक्ट है। अब पॉपुलर जो है वही ले लिया जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन बात को समझना, यूपीएससी में पॉपुलर का मतलब क्या है, पॉपुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसको भी समझना। यूपीएससी एग्जाम में पॉपुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है वह एग्जाम जो ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलाता है, गलत। बल्कि वह सब्जेक्ट जो ज्यादा बच्चे चूज करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, पॉपुलर का मतलब ये नहीं कि वह सब्जेक्ट जो ज्यादा सिलेक्शन दिलाता है, बल्कि वह सब्जेक्ट जो ज्यादा बच्चे चूज करते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अब बच्चे इस कारण ये सब्जेक्ट लेते हैं कि भाई ये तो पॉपुलर है, ये मिथ से कि इसमें सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। बट कैसे ज्यादा सब्जेक्ट, मैं सिलेक्शन को मान लूं, अगर मैं टॉपर की बात मानकर चलूं, तो क्या आपको दिख रहा है पिछले 5 सालों में लगातार जो टॉपर हैं वो एक ही सब्जेक्ट के रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के टॉपर रहे हैं? अगर
शुभम कुमार की बात मान लेते हैं, 2020 की मान लीजिए, शुभम कुमार अगर रहे हैं टॉपर, तो उनका सब्जेक्ट क्या था? एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी था। शक्ति दुबे जो इस बार टॉपर हुई हैं, उनका PSIR था। इसके पहले आदित्य श्रीवास्तव थे टॉपर 2023 के, उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में वेरिएशन है। कोई एक सब्जेक्ट से हमेशा कोई टॉपर नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि अगर कोई सब्जेक्ट में ज्यादा स्टूडेंट दे रहे हैं एग्जाम और वहां कुछ बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है, वहां से सिलेक्शन आ रहा है, लेकिन सिलेक्शन का रेशियो भी तो आप देखिए, सिलेक्शन का प्रपोर्शन भी तो देखिए। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, एक सब्जेक्ट में और रख लेता हूं, इकोनॉमिक्स रख लेता हूं, ठीक है। इकोनॉमिक्स चलिए पॉपुलर नहीं है, नहीं पॉपुलर है, ठीक है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में पॉपुलर नहीं है ये, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में दे रहा है और इकोनॉमिक्स में कुल 10 बच्चे दे रहे हैं, कुल 10 बच्चे दे रहे हैं, और मान लीजिए इसमें से 2 बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है, केवल 2 का हो रहा है, तो कितना प्रतिशत सिलेक्शन हो गया? देख लीजिए कितना, 20% सिलेक्शन ले लिया, 20% सिलेक्शन ले लिया। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, यूपीएससी किसी सब्जेक्ट में 20% रेशियो नहीं रखता है, लेकिन हां, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन आपका जो है, आपका सिलेक्शन होने का, वो यहां बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी यहां बढ़ जाता है। लेकिन क्या यूपीएससी वास्तव में 20% सिलेक्शन में ले लेता है सब्जेक्ट में, ऑप्शनल में? तो मैं बात कर रहा हूं, आप उठाकर देख लीजिए, आप हर सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लीजिए, आप 10 साल का, 5 साल का एनालिसिस कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का मुश्किल से रहता है तो 7 से 8% ही सिलेक्शन रेशियो है, लगभग 7 से 8%, किसी का 8 से 9 हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 7-8% ही रहता है एक सब्जेक्ट को लेकर। अब ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब है यूपीएससी कोई सब्जेक्ट को पॉपुलर नहीं होने दे रहा है, बल्कि और सोचिए, मान लीजिए कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है, तो सोच में लगेगा कि उसने मैथ्स ऑप्शन लिया है, वही सोच कर रखा है कि मैथ्स है 500 में, तो 400 तो मैं स्कोर कर लूंगा, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। तो क्या वो 400 नंबर ले लेगा? क्या वो 400 नंबर ले लेगा? यूपीएससी इतना नहीं दे सकता है, यूपीएससी में इतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहां तो 270 प्लस हो गया है, 280 प्लस हो गया है, 300 प्लस हो गया तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। इस बार का ही शक्ति दुबे का अगर मार्क्स देखें तो 279 है उनका PSIR में, 279 है उनका PSIR में, ठीक है। और इसके पहले अगर हम आदित्य श्रीवास्तव की बात करें तो उनका 308 नंबर के लगभग है उनका। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते हैं कि 400 नंबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में एक टर्म यूज होता है और यूपीएससी एक काम करता है जिसको कहते हैं स्केलिंग। स्केलिंग में यूपीएससी क्या करता है? बैलेंस करने की कोशिश करता है। जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है वहां से कुछ नंबर काटेगा आपका, और नंबर काटकर उन सब्जेक्ट में देगा जो स्कोरिंग नहीं है, जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है। तो आपसे एक और को लाभ पहुंचाएगा, यूपीएससी स्केलिंग करता है। तो यूपीएससी में कोई सब्जेक्ट कभी पॉपुलर नहीं हो सकता, पहले तो दिमाग में बैठा लीजिए। यहां कोई सब्जेक्ट को कोई अगर पॉपुलर बनाने की भी कोशिश कर रहा है तो वो पर्टिकुलर केवल एक टीचर ही बना रहा है उसको पॉपुलर, अदरवाइज यूपीएससी किसी सब्जेक्ट को पॉपुलर नहीं बनाता है। वहां पर हर सब्जेक्ट उसके लिए एक समान होता है और उसी रेशियो में वो सिलेक्शन देता है। यूपीएससी में इस बात का ध्यान रखा जाता है। डन। दूसरी बात करते हैं कि यूपीएससी में कहा जाता है कि उस सब्जेक्ट को चूज करो, ऑप्शनल में वो सब्जेक्ट लो जो आपके जीएस के पेपर को कवर कर ले। अब आप सोचिए, आपको बताया जाता है कि आप ये अमुक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो जीएस का आपका अमुक पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये भी अपने आप में एक मीथ है। नहीं तो आप सोचिए ना कि एक दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी, फिलॉसफी का विद्यार्थी एथिक्स में नंबर क्यों नहीं बेहतर ला पाता है, जबकि पूरा का पूरा एथिक्स में या मैक्सिमम एथिक्स दर्शन शास्त्र से तो जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी से तो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है ये भी मिथ पूरी तरह सही नहीं साबित हो सकता कि आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके जीएस को पूरी तरह कवर करता है। ऑप्शनल में क्वेश्चन का नेचर अलग होता है, आंसर राइटिंग अलग होता है, लिखने का तरीका थोड़ा उसके आंसर को अलग आप लिखते हैं,
ठीक है, और डेप्थ में जाते हैं, और फिर जीएस में थोड़ा सा लिखने का पैटर्न वहाँ थोड़ा अलग होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन का वहाँ पर नेचर कुछ अलग होगा थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये मिथ भी अगर आपको कोई बता रहा है या बाजार में फैला रहा है तो ये भी मैं पूरी तरह इसको नकारता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग मेरे विचार से सहमत ना हो, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव बात है कि हो सकता है कि वो अपने तर्क में कहीं ना कहीं सही हो, ठीक है, लेकिन जनरली जो बात है, सामान्य रूप से बात है, मैं उसकी बात केवल कर रहा हूँ, कोई मैं अपना व्यू यहां पर डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, जो सब ले रहे हैं वही आप ले लीजिए, ये भी एक मीथ है। इसलिए ये मीथ है क्योंकि कहा जाता है वन साइज इज नॉट फिट फॉर ऑल। आप मानकर देखिए कैसे ये सही हो ही नहीं सकता है, वन साइज इज नॉट फिट फॉर ऑल, एवरीवन हैज ए डिफरेंट साइज। तो आपका पढ़ने का, आपका परसीव करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त का जो इंटरेस्ट है जिस टॉपिक में, जिस सब्जेक्ट में, वो इंटरेस्ट आप में है ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट उससे अलग है। तो उसको देख करके अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेना, ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो मीथ है और इससे तो बचना चाहिए। तो ये 3 जो है भ्रम है, इस पर थोड़ा सा समझदारी रख दिखाना। और एक चौथा भ्रम जो अब फैलाया जा रहा है कुछ समय से कि हो सकता है कि यूपीएससी अपने ऑप्शनल को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। इससे बेचारे 2028-29 वाले सोच रहे हैं, सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें क्या ऑप्शनल अभी पढ़ना चाहिए, क्या ऑप्शनल को करना चाहिए? तो मैं कहता हूं बिल्कुल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर समाप्त करेगा, मानी सी बात है, वो जीएस में 2 नए पेपर या 2 नए पेपर जोड़ेगा वो, और हो सकता है वो ह्यूमैनिटी के पेपर हों, ह्यूमैनिटी के टॉपिक हों तो वो जब जोड़ेगा तो वो तो सबके लिए सेम होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सब हटा करके केवल 2 पेपर सोशियोलॉजी के जोड़ देगा, 2 पेपर पीएसआईआर के जोड़ देगा, ऐसा तो कुछ नहीं करेगा वो, नहीं तो पीएसआईआर वालों को केवल लाभ मिल जाएगा। तो यूपीएससी जब इस बात को, ऑप्शनल को मान लीजिए हटाता है, मान लेते हैं, पहला बात है ऑप्शनल हटेगा, ये केवल एक मीथ है जो बाजार में चल रहा है, लेकिन मैं बोलता हूं कि 1% चलिए सही भी हो, 1% सही भी हो कि यूपीएससी ऑप्शनल को हटा देना चाहता है, हटा देगा, तो ऑप्शनल इस बात को यूपीएससी ध्यान में रखेगा कि ऐसा ना हो कि किसी एक सब्जेक्ट को वहां पर लाभ मिल जाए, कि हम हटा करके पीएसआईआर के ही 2 पेपर चालू कर दे, पबेट के 2 पेपर चालू कर दे, तो इससे क्या होगा, इन्हीं पेपर, इन सब्जेक्ट के बच्चों को ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इस बात का यूपीएससी कम से कम ध्यान रखेगा। तो जब ये हटेगा तो आप देखिए ना कि आप और सब एक समान प्लेटफॉर्म में हो जाएंगे। जब 2013 में यूपीएससी ने सिलेबस चेंज किया था तो क्या हुआ था, ये तो अच्छा हुआ था कि जो तैयारी कर रहे थे अब सब एक प्लेटफॉर्म में, एक जगह समान रूप से आ गए। अब आप जिसके अंदर काबिलियत है वो निकाल कर दिखाओ, ठीक है, जिसके अंदर काबिलियत है वो निकाल कर दिखाओ। तो आप इस बात से मत डरिए, और इसको देख करके या इसको सुन करके, ये मिथ को सुन करके, ये र्यूमर सुन करके आप ऑप्शनल ना पढ़े, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप ऑप्शनल की तैयारी कीजिए, और जब ऐसा होगा तो आप इससे डरिए मत, क्योंकि सबके साथ होगा, केवल आपके साथ नहीं होगा। डन, क्लियर। अब बात आता है, सवाल ये उठता है कि चलिए सर ये भ्रम आपने बता दिया, तो हमें फिर ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए, ऑप्शनल चूज कैसे करना चाहिए? तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, ऑप्शनल चूज करने के लिए आप कम से कम 3 स्टेप में चाहिए। मैं 3 स्टेप प्रोसेस आपको बताता हूं। वही कहा कि वन साइज इज नॉट फिट फॉर ऑल। जरूरी नहीं कि मेरी हर बात सबको समझ में आ जाए, लेकिन जिनको समझ में आ गई, क्लिक कर गई, उसका काम हो गया। तो 3 स्टेप में मैं बताता हूं, ये 3 स्टेप को दिमाग में बैठाओ, बस आपका काम हो जाएगा, ये मेरा उम्मीद है, ठीक है। सुनो तो सही, पहले सुनो तो सही। पहले क्या करो, तरीका क्या है? पहले है कि आप अपने इंटरेस्ट के आधार पर, सबसे पहले तो मैं देखो ज्यादा बड़ा प्रायोरिटी इंटरेस्ट को ही देता हूं, रुचि को ही देता हूं। अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपने बैकग्राउंड के आधार पर, बैकग्राउंड मतलब कि जिससे आपने अपना
ग्रेजुएशन किया है, जिससे आपने अपना पीजी किया है, ठीक है, उस आधार पर। और फिर तीसरा, आप स्टडी मटेरियल देखकर, स्टडी मटेरियल क्या है बाज़ार में उपलब्ध उसको देखकर आप इस संबंध में अगर किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं, किसी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप आमतौर पर उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जो कोई एक 3 साल से पढ़कर आ रहा है और आपको कुछ महीने में कंप्लीट करना है। तो मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और फिर आप इस बात को सोचते हैं कि वो एक बार ही केवल पढ़ लें, एक बार पढ़ लें, ठीक है, उसको बार बार ना पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ ले, मतलब उसमें करंट अफेयर का रोल ज़्यादा ना हो कि हमको बार बार उसको अपडेट करने में मेरा खूब टाइम चला जाए। थोड़ा करंट अफेयर का रोल कम हो कि एक बार पढ़ ले, फिर बार बार उसको हम रिवीजन करें, ठीक है। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रख करके, सारे फैक्टर्स को अपने दिमाग में रख करके आप क्या कर सकते हैं, कुछ विषयों को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, इन सब टॉपिक को, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख करके कि क्या मेरा इंटरेस्ट किस में है, फिर मेरा बैकग्राउंड, मान लो मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है लेकिन मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री रहा है, ठीक है, या मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है, ठीक है, तो उसको देखकर क्या स्टडी मटेरियल बाज़ार में उपलब्ध है। फिर टीचर, ठीक है, जिससे मैं पढ़ना चाहता हूँ, या क्या वो टीचर इस सब्जेक्ट के किस तरह के टीचर हैं जो मुझे पढ़ा सकें, जिनको कितना अनुभव है, कितना वो इस सब्जेक्ट को मेरे साथ न्याय करवा पाएंगे यूपीएससी में। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा ना हो कि पूरा साल मुझे यही पढ़ते रह जाना होगा, क्योंकि एनी हाउ मैक्सिमम 6 महीना मैं दे सकता हूँ, 5 से 6 महीने में मेरा एनी हाउ वो तैयार हो जाना चाहिए, लिख हुक करके एकदम अच्छे से आंसर राइटिंग वूटिंग करके वो बंद होकर पैक हो जाना चाहिए, कि जब मैं फिर अब प्रीलिम्स और जीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन बहुत बड़ा बर्डन ना बने, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर लेकर के मान लीजिए आपने कुछ सब्जेक्ट चूज कर लिया, मैं मान लेता हूं कि आपने सोशियोलॉजी भी चूज किया, समाजशास्त्र भी चूज कर लिया, मान लो मैंने पीएसआईआर भी आपने चूज कर लिया, मान लीजिए आपने हिस्ट्री भी चूज कर लिया, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी भी चूज कर लिया, मान लीजिए आपने हिंदी लिटरेचर भी चूज कर लिया, आपके दिमाग में है कि अब ये 5 सब्जेक्ट मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इस आधार पर मुझे लगता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में ये 5 सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक है कि जिन पर मैं जा सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। तो पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया, ठीक है। अब आपको ये आपका स्टेप 1 खत्म, स्टेप 1 यहां पर आकर आपका क्या होता है, खत्म, समाप्त होता है। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको मेरी तरफ से एक सलाह है, आप माने ना माने, आप क्या करेंगे, आप बड़े आराम से, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बाजार से खरीदना होगा, सब कुछ अब ऑनलाइन मिल जाता है आराम से अवेलेबल। आप क्या करेंगे, इन 5 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे। आप इन 5 सब्जेक्ट के जो कि ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख करके आप क्या करेंगे, इसके 2 से 3 टॉपिक हर सब्जेक्ट का 2 से 3 टॉपिक आप पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, किसी किताब उताब से ऐसे मटेरियल मिलता है, आप आराम से यूट्यूब या तो आप चाहें तो गूगल में कहीं भी डालें तो आपको आराम से मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं किसी का वीडियो देख करके, है ना, आप चाहते हैं किसी का वीडियो देख करके मैं इसको पूरा कर लेना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस मामले में वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो देख करके उस टॉपिक का कोई टॉपिक ऐसे टिक कर लीजिए कि उस टॉपिक को, जो भी वीडियो आपको मिल रहा है, जिस टीचर का मिल रहा है, अगर वो भी नहीं आपको समझ में आ रहा, तो मैं इसके बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर अभी जो है, हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शनल के रूप में देखा जाए तो 5 फैकल्टी हैं, एस्टीम्ड फैकल्टी हैं, माने जाने वाले फैकल्टी, जिनका भारतवर्ष में बहुत नाम है। तो ये 5 फैकल्टी में, जैसे सोशियोलॉजी में गौतम आनंद सर, वेरी रेनाउंड फैकल्टी, पीएसआईआर में आदर्श कुमार सर, हिस्ट्री में अनिल सिंह सर, हिंदी लिटरेचर में अरविंद मिश्रा सर, और ज्योग्राफी में नवीन तनवर सर।
इनके सभी के एक एक दो दो लेक्चर आपको एज ए डेमो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आप क्या करिए, इनके क्या कीजिए, इनके आप टॉपिक को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसमें पूछे जाने वाले सवाल को देखिए कि उसमें कौन कौन सा सवाल पूछा गया, ठीक है। और उस सवाल का आप क्या कीजिए, उत्तर लिखिए, आंसर राइटिंग खुद कीजिए, पढ़िए, समझ में कितना आया उसको आप अच्छे से नोट्स बनाकर ग्रैस्प कीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसमें देखिए कौन सा सवाल पूछा गया है, आप उसका उत्तर लेखन खुद कीजिए। उत्तर लेखन के बाद में आप इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? सर ये मूल्यांकन कौन करेगा हमारा? आप स्वयं कर सकते हैं, वेरी इजी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है तो मानी सी बात है इसका मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा, टॉपर का आंसर आपको मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको, टॉपर का या मॉडल आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप जब मॉडल आंसर या टॉपर के आंसर को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर अपना आंसर पढ़ेंगे तो आपको 2-3 बातें समझ में आएगी। पहला कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं क्या वो टॉपिक आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा किया। दूसरा, जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं क्या वो फैकल्टी उन सब बिंदुओं पर बात किए जो इसके लिए रिक्वायर्ड था, क्या वो सारे बिंदु वो दे पाए जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट हैं, जिसको मैं ध्यान में रख करके आंसर राइटिंग कर सकता हूं, है ना। और तीसरा ये कि कितना मैं सहज हूं कि पढ़ने के बाद आसानी से मैं उत्तर लिख पा रहा हूं कि नहीं, मुझे कोई और सोर्स नहीं देखना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे उस पर रिसर्च करना पड़ जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि इससे आप मूल्यांकन कर लेंगे और अपने आप को सहज पा लेंगे। अब मान लीजिए इस पूरे प्रोसेस में सेकंड स्टेप, और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो है जो आपको रैंकिंग दिलाएगा, यही वो है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब आपका ये हो जाएगा, ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड प्रोसेस, तो आपके पास या तो कंक्लूजन में ही आपका सब्जेक्ट आपके पास मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप यहां पर ये संभावना है कि आप 2 सब्जेक्ट में जाकर के आप कंफ्यूज हो गए। आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट आप हिस्ट्री में कंफ्यूज हो गए और एक सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी में जाकर कंफ्यूज हो गए कि अरे सर मैं तो यहां 2 में कंफ्यूज हो गया, अब मैं क्या करूं। आपका सेकंड स्टेप तक तो आते आते चलिए 5 से 2 में आ गया मैं, लेकिन अब 2 से कैसे आगे बढ़ूं। तो स्टेप नंबर 3 जो आपका लास्ट स्टेप होगा, और ये होगा कई फैक्टर। शांति से बैठिए, सोचिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए कि क्या वाकई आपका इंटरेस्ट किस में है। एक ही फैक्टर यहां सबसे बड़ा काम आएगा और वो आपका आएगा इंटरेस्ट। लास्ट में आपकी रुचि, ये नहीं कि अरे ये सब्जेक्ट हिस्ट्री तो मेरा ग्रेजुएशन में रहा है, नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन में रहा है तो वो आप उससे ऑप्शनल को पूरी तरह निर्धारित कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ग्रेजुएशन में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा और जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हैं आपको मन ही नहीं कर रहा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का, कला संस्कृति आपको मन ही नहीं कर रहा कि उठाएं उसको, मैपिंग आप करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप थोड़ा सा क्या होगा, अपने निर्णय में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना इंटरेस्ट लेकर आएंगे कि आखिरकार मेरा इंटरेस्ट क्या होगा। एंड द सेकेंड वन कि जिस टीचर से मैं पढ़ने जा रहा हूं, जिस टीचर को मैं इस सब्जेक्ट को जिस टीचर से पढ़ रहा हूं, क्या वो टीचर मुझे उस हद तक आंसर राइटिंग करा पाएगा, उस हद तक वो कंटेंट दे पाएगा, क्या मुझे यूपीएससी के लेवल के ऑप्शनल को वो तैयार करवा देगा। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो क्लास केवल हंसी मजाक और ठहाकों में आपकी क्लास चली जाए, कंटेंट ही गायब हो जाए। मेनली जो इम्पोर्टेंट रखता है यूपीएससी में सिलेक्शन में, हंसी मजाक ठहाका नहीं, अल्टीमेटली कंटेंट ही काम आता है।
तो क्या वो टीचर, अब ऐसा नहीं है, कई टीचर ऐसे भी हैं जो हंसी मजाक ठाके में करते हुए भी अपने लाजवाब कंटेंट को भी डिलीवर कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बहुत बेहतरीन टीचर हैं। तो क्या ऐसा टीचर है जो आपको न केवल उस सब्जेक्ट की समझ दे देगा, उसकी गहराई में आपको डीप डाइविंग कराएगा, बल्कि आपको एक तरह से लिखने में, आंसर राइटिंग में आपके साथ खड़ा हो जाए अपनी तरफ से। भले वो ऑनलाइन हो, लेकिन बच्चा तू लिख बैठकर मेरे सामने, इसको अपलोड कर, या ये आंसर का ये फॉर्मेट है, ऐसे लिख इसको इस तरह से, आप समझ लो आपका काम हो गया। अब आप डिसाइड कर लेंगे एकदम कंक्लूजन में कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा। और वंस यू डिसाइड, आप जब एक बार डिसाइड कर लिए, फिर आप मत सोचिए, फिर नहीं सोचना है, फिर अब सेकंड थॉट लाना ही नहीं है, बस उसी के साथ बह जाना है, बस उसी के साथ बह जाना है ना। तो यही है ऑप्शनल और ऑप्शनल को लेकर के जो आम तौर पर समस्या रहती है, सवाल रहते हैं, बस उसी को मैंने यहाँ ले करके सॉल्व करने का या जवाब देने का प्रयास किया है। अब जो रेस्पेक्टिव फैकल्टी हैं वो एक एक करके अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगी, और अपने विवेक से, अपने इंटरेस्ट से आप निर्णय लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, लास्ट 10 से 15 साल में यूपीएससी का किस तरह का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में, आपका पर्सनल इंटरेस्ट लेवल कितना मैटर करता है, एकेडमिक बैकग्राउंड में ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है या नहीं हुआ, ये कितना मैटर करेगा, इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट करके मैं आपसे सब डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोरिंग ट्रेंड एंड पास्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि अगर पिछले 10 से 15 साल में ज्योग्राफी ऑप्शनल को देखा जाए तो ये कैसे परफॉर्म कर रहा है यूपीएससी के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ एक एक करके सारे पॉइंट से बात करते हैं बच्चों हम। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके, लास्ट हम 12 से 15 ईयर की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या इसका पैटर्न रहा है, इस पर बात करते हैं। तो ये अगर स्कोर के हिसाब से देखें, नंबर के हिसाब से देखें, तो सबसे बड़ी बात ये स्टेबल रहा है बच्चा, प्लस हाई स्कोरिंग। देखो ये दोनों चीज क्या है, स्टेबल भी है और हाई स्कोरिंग भी है। इसका मतलब क्या है, देखो स्टेबल का मतलब कई बार ऐसा होता है किसी ऑप्शनल में आ गए तो 130 नंबर आ गए 500 में से, और या कभी आ गए तो 300 आ गए, 310 आ गए। तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसा है, ये मतलब अगर आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है तो ये आपको स्टेबल मार्किंग देगा, मतलब 260, 70, 80 ईजिली। अगर आपने कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखा तो ये इतना आपको देगा ही देगा। तो ये स्टेबल है। और जो ये स्कोर दे रहा है बच्चों को, मतलब जो भी बच्चे अच्छे से ज्योग्राफी ऑप्शन ले रहे हैं, 6-7 महीने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ा करंट अफेयर को फोकस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग को जानते हैं, समझते हैं, लिखना उनको आता है, तो ये आपको हाई स्कोरिंग मार्क्स दे रहा है। तो हाई स्कोरिंग और स्टेबल स्टेबल तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑप्शनल सिर्फ 210, 215, 220, 230 इस हिसाब से नंबर दे रहा है, नहीं, ये हाई स्कोरिंग है। और जो हाई स्कोर आ रहे हैं बच्चों के, वो लगातार देखने को मिल रहे हैं हमें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था ये है। अगर हम बात करें ऑप्शनल का, पेपर 1 है जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर जिसमें भौतिक भूगोल प्लस मानव भूगोल आ रहा है,
और जो पेपर 2 है जिसमें भारत का भूगोल आता है, तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में हो क्या रहा है? पहली बात तो जितना आपका सिलेबस के कंसेप्ट है, कंसेप्ट्स प्लस उसमें करंट अफेयर पे अगर कुछ भी चर्चा में है तो वो आपको करंट अफेयर में जो भी चर्चा में है वो इजीली आपके कंसेप्ट के साथ, सिलेबस के साथ वो लिंक हो रहा है। और इस करंट अफेयर को पढ़ने में आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना। जो आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, बस ऑप्शनल का आप क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको उस करंट अफेयर को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा ये मेरे ऑप्शनल से भी जाके कनेक्ट हो रहा है। तो अगर हम ट्रेंड को देखें तो कंसेप्ट और करंट अफेयर दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूपीएससी लगातार पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मार्क्स को देखें कि कितना स्कोर आ रहा है, तो आपको इजीली जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं या जो ज्योग्राफी ऑप्शनल से मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं वो 260 से 310 नंबर के बीच का बच्चा उनका स्कोरिंग ट्रेंड है। मतलब ये काफी अच्छा स्कोर माना जा रहा है। अगर किसी भी बच्चे के 270 नंबर भी आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑप्शनल में आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, 270 आ रहे हैं, तो इन दिनों ये काफी अच्छा स्कोर समझा जाता है बच्चा, क्योंकि जीएस में इन दिनों काफी अच्छे नंबर आने लगे हैं। तो अगर ऑप्शनल में 260, 70, 80, 90, 300, 310 इस तरह के हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको देखो आंसर राइटिंग का स्किल आता है, आंसर राइटिंग स्किल आता है, आपको अच्छा आंसर कैसे लिखना है ये आपने सीखा हुआ है, आपके पास कुछ अच्छे केस स्टडीज है, करंट अफेयर से इजीली मिल जाते हैं। मैं जब क्लासरूम में पढ़ाऊंगा तो मैं भी आपको कुछ कुछ केसेस के और केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करता रहूंगा। प्लस अगर आपको डायग्राम बनाना अच्छे से सीख लिया, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, थोड़ा मैप वगैरह का इसमें रहता है, थोड़ा वेटेज रहता है क्योंकि ज्योग्राफी है तो थोड़ा ग्राफिकल आपको कुछ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए। ओके, मैप की अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो ये आपको इजीली 260 से 310 के बीच में नंबर लगातार बच्चा दे रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुआ पहला पॉइंट, स्कोरिंग ट्रेंड एंड पास्ट पेपर एनालिसिस कैसा है। दूसरा पॉइंट है पर्सनल इंटरेस्ट लेवल। अगर मैं 1 से लेके 10 तक का उसको क्राइटेरिया पे नंबर दूं तो पर्सनल इंटरेस्ट लेवल कितनी हेल्प करता है। ओके, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे जिनको ये जानना और समझना अच्छा लगता होगा, भाई ये मौसम चेंज क्यों हो रहा है, वर्षा क्यों होती है ना, ये क्लाउड्स देख रहे हैं हम कैसे ये बनते हैं। ओके, आपकी रोजमर्रा की लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे पॉपुलेशन का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों को लेकर लगातार आप समाचारों में बहुत सारी चीजें सुनते समझते रहते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की चीजों को जानना और समझना अच्छा लगता है, समझना बच्चों, क्या जानना समझना लगता है, आपके चारों ओर की प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी हो रही है ना, कभी भूकंप आ गया, कभी क्लाउड बर्स्ट हो गया, कभी वर्षा के बारे में जिक्र हो रहा है ना, कभी और कहीं तूफान आ रहे हैं, चक्रवात आ रहे हैं, कभी सुनामी आ रही है, कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी आपके आजू बाजू में बहुत सारी चारों ओर प्राकृतिक घटनाएं होती रहती है, बहुत सारी मानवीय घटनाएं भी है बच्चा। ठीक है, आपको मानव जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के मुद्दे हो गए, पॉपुलेशन के मुद्दे हो गए, एग्रीकल्चर के इश्यूज हो गए आपके, तो वहां पे जो मानव रोल प्ले कर रहा है, तो मानव किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, क्या उसके चैलेंजेस होंगे, इन प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं के इनके कारण क्या है, इन कारणों के परिणाम क्या निकलेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें जानना और समझना एक आम तार्किक प्राणी के रूप में अच्छा लगता है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये बात कहूं बच्चा, इसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है,
साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब तार्किक रूप से भूगोल चीजों की व्याख्या करता है, इधर कोई रटने वाली चीजें नहीं है, जो भी चीजें हो रही है उसके होने के पीछे कोई ना कोई कारण है। साइंटिफिक टेम्परामेंट है बच्चा, यहां चीजों के होने के पीछे बहुत सारे लॉजिक काम करते हैं। तो जब साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिक आने लगता है तो कोई भी सब्जेक्ट फिर क्या होता है बच्चा, बोरिंग नहीं लगता है ना, बोरिंग नहीं लगता है ना, या मैं कहूं अरुचिकर नहीं लगता, अरुचिकर नहीं लगता। तो आपका उस विषय में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, और ये ज्योग्राफी विषय की एक खास खूबी है बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं कहूं ये आपकी डे टू डे लाइफ से, दिन प्रतिदिन आपके जीवन में बहुत सारी जो घटनाएं आप देखने सुनने को मिल रही है, उन सबको जानने और समझने में हेल्प करता है ज्योग्राफी ऑप्शनल। और अगर मैं कहूं 10 में से आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट लेवल बड़ा अच्छा है और 6+ आपको लगता है हाँ यार ये चीजें मुझे अच्छा लग रहा है, एक तो होता है ना यार मजा आ रहा है ज्योग्राफी ऑप्शनल, 10 में से 10 नंबर दे रहा हूं, एक बच्चा कहता है यार नहीं बहुत सारी चीजें मुझे इसमें अच्छी लगती है और बहुत सारी चीजें क्योंकि मैंने अभी जानी समझी नहीं है तो मुझे उनके बारे में नहीं पता। तो अगर 10 में से 6+ भी आपका इंटरेस्ट है इसमें, तब ये विषय आपको अच्छे नंबर लाके देगा। ओके ओके। और अगर आपको मैप्स देखना, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीजों को देखना समझना पसंद है तो ज्योग्राफी ऑप्शनल लाजवाब ऑप्शनल है, आपको बिल्कुल और कतई निराश नहीं करेगा। ठीक है, बात इतनी समझ में आई होगी। थोड़ा आगे चलते हैं यहां से। अब हम फिर कहते हैं सर हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड और प्रायर एक्सपोजर ज्योग्राफी से नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते ना कि सर हमने तो ज्योग्राफी कभी पढ़ा ही नहीं, स्कूल के बाद 10वीं के बाद कभी जानने सुनने समझने का मौका ही नहीं मिला, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो कॉमर्स वाला हूँ। या ह्यूमैनिटी वाले भी है, सर हमने तो हिंदी लिटरेचर पढ़ा हुआ था, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ था, हिस्ट्री पढ़ा हुआ था, तो क्या हमें ये अच्छे नंबर लाके देगा या नहीं देगा। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो देखो चाहे कोई भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड हो, कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो, एकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब क्या हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, जिसमें मैं कहूं मेडिकल बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, यहां से हो, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो या आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड रहा हो, बीए एमए कुछ भी किया हो आपने, मानविकी बोलते हैं इसको, मानविकी रहा हो, वाणिज्य बैकग्राउंड आपका रहा हो, तो आपका कोई भी बैकग्राउंड रहा हो, सभी बैकग्राउंड के लिए एक एप्रोप्रिएट विषय है। उसका रीजन क्यों है, क्योंकि बच्चा ये लॉजिक पे बेस्ड है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है, हर चीज की व्याख्या करता है, ऐसा क्यों हो रहा है बताता है, कई नजरिए से व्याख्या करता है, तो लॉजिकल है, साइंटिफिक है, रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या है इसका मतलब, आपको जानना समझना सीखना आपके लिए एक रुचिकर विषय हो गया। और फिर समझो जिसका साइंस बैकग्राउंड है, सपोज करो साइंस बैकग्राउंड से बच्चा, उसे भौतिक भूगोल आसानी से समझ में आएगा, भौतिक भूगोल ये काफी रुचिकर लगेगा। ओके, जिसका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है उसको मानव भूगोल काफी रुचिकर लगने वाला है, क्योंकि यहां वही जनसंख्या के मुद्दों पे डिस्कस करेंगे हम, विकास के मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे, समझ गए, कृषि जैसे मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे, आदि ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। यहां भौतिक भूगोल में क्योंकि साइंस है, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का जो फिजिक्स है या उनके पीछे की जो केमिस्ट्री है, वो आपको विषय को समझना काफी ज्यादा रुचिकर बना देता है। तो एकेडमिक बैकग्राउंड और प्रायर एक्सपोजर अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी है, क्योंकि ये विषय लॉजिकल है, ये विषय वैज्ञानिक सोच पर और अवधारणाओं पर आधारित है, यहां रटने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये मुद्दा कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड में ज्योग्राफी रहा था या नहीं रहा था उतना मैटर नहीं करता। ये आप चीजें याद रखना बच्चा।
चौथा पॉइंट है सिलेबस ओवरलैप विद जीएस एंड एसए। मैं हमेशा ही बोलता हूं जितने भी यूपीएससी सीएससी एग्जाम है जो आपका आईएएस आईपीएस जिससे आप बनते हो, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में से ज्योग्राफी का जो सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन पेपर 4 और एसे राइटिंग के साथ सबसे बड़ा ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, आम भाषा में समझाता हूं। मतलब अगर आपने कोई चीज जीएस में पढ़ी है तो वो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में हेल्प कर रही है, या ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपने कुछ पढ़ा है तो वो आपको जीएस में हेल्प कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, जीएस पेपर 1 जिसमें आपका भूगोल है ना, सामाजिक मुद्दे या भारतीय समाज आप कह दो, उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं और इतिहास है। पेपर 2 जीएस पेपर 2 में जिसमें आपका राज व्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे है ना, सामाजिक न्याय, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। जीएस पेपर 2 है ना। और जीएस पेपर अगर मैं 3 की बात करूं तो वहां क्या है, कृषि है बच्चा, है ना, वहां संसाधन है, वहां आर्थिक मुद्दे है, आर्थिक मुद्दे आ गए उधर, उधर पर्यावरण के मुद्दे है, पर्यावरण परिस्थितिकी है, उधर आपदा प्रबंधन है और सुरक्षा संबंधी ये मुद्दे हैं। और अगर मैं बात करूं जीएस पेपर 4 जिसको आप एथिक्स के नाम से जानते हो, नीति शास्त्र के नाम से, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये इस नाम से जानते हो, एवं अभिरुचि, ये आपका जीएस पेपर 4 है। तो अगर मैं बात करूं लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना बच्चा, हर साल यूपीएससी 6 केस स्टडी पूछता है एथिक्स के पेपर में, और उन 6 केस स्टडी में से मिनिमम 1 केस स्टडी वो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड पे होती है। कोई आपदा होती है ना, कोई प्राकृतिक घटना होती है, कोई जनसंख्या से संबंधित बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उस बैकग्राउंड पे होती है। तो उन केस स्टडी को सॉल्व करने में ज्योग्राफी आपका हेल्प करेगा। फिर पेपर 3 के अंदर आप देख रहे हो, ये कृषि का मुद्दा हो गया, संसाधन हो गया, आर्थिक मुद्दे, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा, ये सारे विषय और टॉपिक आप, कुछ टॉपिक तो सीधे सीधे आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, जैसे कृषि का, संसाधन का, बहुत सारे आर्थिक मुद्दे, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ये सीधा आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में है। फिर पेपर 2 के अंदर जैसे आईआर वाला टॉपिक हो गया, भू राजनीति के मुद्दे हो गए, अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड ट्रेड में, वर्ल्ड ट्रेड के जो रूट्स है, ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही है, उन सब में जीएस पेपर 2 में वो सारी चीजें डिस्कस होती है। वहां ज्योग्राफी आपको हेल्प कर रही है उन विषयों को समझने में। और जीएस पेपर 1 के अंदर तो आप जानते हो हर साल 100 से 120 नंबर का ज्योग्राफी ही आता है। और सोसाइटी के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जनसंख्या का मुद्दा, प्रवास का मुद्दा, शहरीकरण का मुद्दा, गरीबी के मुद्दे, वो सारे मुद्दे आप ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हो। तो ओवरऑल ये जीएस के चारों पेपर के साथ एक बेहतरीन ओवरलैपिंग है बच्चा ज्योग्राफी को। मतलब अगर बात करें सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जीएस के सारे पेपर के साथ सबसे बेहतरीन और लाजवाब ओवरलैपिंग है। और वो क्लासरूम के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, एक नया दृष्टिकोण दूंगा मैं आपको उन्हीं विषयों पे। और अगर आप देख लो बच्चा, फिर आती है एसे राइटिंग की बात करते हैं, एसे की बात करते हैं। आपको पता है 125 नंबर के 2 एसे आते हैं, टोटल 250 नंबर के एसे है। तो हर साल उठा लो पिछले 8-10 साल का कोई भी एसे का पेपर, हर साल एक एसे आपका ज्योग्राफी में, जो आपका पूरा सिलेबस है उस ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड पे बेस है, ठीक है। तो वहां पे ये आपको एसे राइटिंग को या एसे को लिखने में एक नया डायमेंशन, एक नई अप्रोच देता है ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो ये मैंने एक यहां पे डायग्राम भी बनाया है बच्चा, एक यहां पे फ्लो चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए कि यहां जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और एसे राइटिंग
इन सब में आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल हेल्प कर रहा है। जीएस पेपर 1 में तो 70% तक का जो पूरा सिलेबस है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 2 के अंदर जो आप 24% सिलेबस है, और ये पिछले 10 साल के यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर को एनालिसिस करके ही मैंने ये डायग्राम बनाया है आपके सामने। तो वहां 24% तक के आपका सिलेबस ज्योग्राफी ऑप्शनल में कंप्लीट होता है। जीएस पेपर 3 50% से ज्यादा है, और जीएस पेपर 4 जिसमें मैंने बोला केस स्टडी, मिनिमम एक केस स्टडी तो आती है 20 नंबर की, कभी एक भी आ जाती है और कभी दो भी, एक तो आती है, कभी कभी दो भी देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के ये जीएस के चारों पेपर के साथ बच्चे इसका कवरेज है, ठीक है। ओवरलैपिंग है, ऐसे में हेल्प कर रहा है, उसके साथ साथ अच्छा स्कोरिंग रहा है, स्टेबल रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लॉजिकल है। इससे ज्यादा आपको किसी भी ऑप्शनल में क्या चाहिए। तो कुल मिला के ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपने चुना है अपने ऑप्शनल के रूप में तो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। बाकी मेरी क्लासेस का इंतजार कीजिए। मेरी क्लासेस में ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको इतना तसल्ली से और इतना प्यार से मैं समझाऊंगा कि एक विषय के रूप में आपको लगेगा वाह, पढ़ के मजा आ गया। ठीक है बच्चों, तो गुड लक। अच्छे से आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल तैयार करोगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर रहना। बस ईमानदारी से 6 से 8 महीने मेरे साथ ईमानदारी पूर्वक ऑप्शनल को पढ़ते रहना, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे सभी नए भाई बहनों का फिजिक्स वाला के इस मंच पर, जो हिंदी साहित्य को अपना ऐच्छिक विषय ऑप्शनल पेपर के रूप में चुन करके आगे बढ़ना चाहती हैं। दोस्तों, किसी भी विषय का जब हम चयन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम विचार करते हैं वो यह है कि उसमें सफलता का रेशियो क्या है। लगभग 2-2.5 दशकों से पढ़ाते हुए मुझे हो गए, और मैंने एक बहुत बड़ी प्रामाणिक बात देखी कि जो अंतिम अटेम्प्ट में, एकदम लास्ट अटेम्प्ट में जो बच्चे सब्जेक्ट चेंज करके, विषय परिवर्तित करके, ऑप्शनल बदल करके, कई विषयों को परिवर्तन करके, परिवर्तित करके हिंदी साहित्य उन्होंने रखा, और उनकी भव्य सफलता मैंने इस विषय में देखी। ऐसे अनगिनत लोग हैं, और इन्हीं हाथों से उनको सजाया संवारा। मतलब मुझे मौका मिला कि उनकी जो सफलता रही है उसमें मेरा भी एक अंश योगदान रहे। तो याद रखिए, हिंदी साहित्य एक तो सहज है, रुचिकर है, सरल है, इसका सिलेबस संक्षिप्त है। जितने भी महान रचनाकार थे उन्होंने जो कुछ लिखा, कविता लिखा, साहित्य की रचना की, कहानियों को लिखा, उपन्यासों को, अब उनमें से कोई शायद ही बचा है, इक्का दुक्का को छोड़ दे तो इसका अर्थ है कि इस विषय में हर रोज नयापन तो कुछ आता नहीं है। जो बातें लिख दी गई उसे ही आपको समझना है, ढंग से उसे लिखना है। नोट्स पढ़ करके लिखने की जगह किसी शिक्षक से आप लाइव क्लास में जुड़े हों, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप जुड़े हों, आप पढ़ते जाइए, देखिए इसका फायदा क्या है। एक दूसरी बात यह है कि जब हम किसी विषय का चयन करें तो पहली बात यह कि लास्ट अटेम्प्ट में भी जिन बच्चों ने हिंदी को रखा, दूसरे विषय को चेंज करके, उनको सफलता सुनिश्चित मिली है। एक दूसरी बात है कि चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हों, चाहे आप MBBS हों, चाहे आप कैट मैट किए हुए हों, मैनेजमेंट वाले हों, आपको जान करके हैरत हो कि मेरा खुद जो ग्रेजुएशन रहा है वो लगभग आधा साइंस रहा है, यानी इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़ा मैंने, और वहाँ से हिंदी साहित्य की यात्रा शुरू हुई। और आज जो लोग मुझसे जुड़े हो, ये आप खुद ही कहते हो कि सर आप जो कुछ पढ़ा देते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आता है, क्लास में लिखा देते हैं, परीक्षा भवन में सारे प्रश्न वहीं से आते हैं। इस बार की परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ। तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड की चिंता मत कीजिए। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हों, आप आर्ट्स वाले हों, आप कॉमर्स वाले हों, साइंस वाले हों, आप हिंदी साहित्य को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं
तो इसमें सफलता इसलिए सुरक्षित होती है क्योंकि ये सहज है, रुचिकर है, बिना डर के हम लोग इसको तैयार करते हैं। इसका जो सिलेबस है वो संक्षिप्त है, सीमित है, बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। तीसरी एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम उसी विषय का चयन करें जो स्कोरिंग है, अंकदायी है। कई ऐसे मेरे पास प्रमाण रहे हैं, जैसे 10वीं रैंक का प्रमाण रहा है, जैसे 25वीं रैंक का प्रमाण रहा है, जैसे 53वीं 55वीं रैंक का प्रमाण रहा है, और लगभग इनमें से सबको मैंने पढ़ाया है। तो उन सबों ने एक ही बात कही कि सर पहले भी अटेम्प्ट दिया था किसी विषय को लेकर के, उसमें उतना मार्किंग नहीं हुआ या वो विषय उतना स्कोरिंग नहीं रहा जितना कि हिंदी साहित्य है, और वो भी कम मेहनत में। मैंने कम मेहनत में अधिक अंक अर्जित करना हो यदि किसी ऑप्शनल से, तो वो हिंदी लिटरेचर होता है। आप ऐसे भी उठा करके देखिए कि हर बार जो मेंस की परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा, तो आप एक विशेष चीज पर विचार करेंगे कि मुख्य परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में आप देखेंगे कि हर 9-10 विद्यार्थी में 3 विद्यार्थी हिंदी साहित्य वाले होते हैं। इसका मतलब है कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आईएएस मेंस के लिए हिंदी साहित्य बहुत श्योर शॉट विषय है, अति अंकदायी, अति सुरक्षित विषय है। अब एक बात और आती है कि आपने इंटरव्यू वगैरह में क्या किया, आप कितना अच्छा बोले हो, कितना अच्छा प्रदर्शन किए हो। दोस्तों, विगत वर्षों में अब लोग डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जिसे निबंध को मजबूत करना हो, यानी आपका हिंदी साहित्य 500 नंबर का तो है ही, इसके अलावा निबंध के 250 अंक भी आप हिंदी साहित्य से डायरेक्ट लीजिए। अब देखिए ना, प्रश्न कैसे आ रहे हैं। अतीत जीवन का आयाम है निबंध, और हिंदी साहित्य में आप नवजागरण परक चेतना पढ़ रहे हैं, अतीत के प्रति पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं कि नवजागरण परक चेतना अतीत से प्रेरणा लेती है। अगर हमारा अतीत स्वर्णिम रहा है, श्लाघ्य रहा है, निर्दोष रहा है, स्वर्णिम युगों से भरा हुआ है, तो हम क्यों ना उससे प्रेरणा लें। आप निबंध देखिए कैसे आ रहे हैं। संतुलित जीवन ज्ञान और प्रेम से जिया जा सकता है, दोनों के सामंजस्य से। आप चाहे रामायणी पढ़िए, आप चाहे कुरुक्षेत्र पढ़िए, हिंदी साहित्य में राम की शक्ति पूजा पढ़िए, कबीर की कविता पढ़िए, तो हर जगह आपको एक ही बात, चाहे आप मुक्तिबोध की रचना ब्रह्म राक्षस पढ़िए, कि कोरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है और कोरा प्रेम अंधविश्वास। ऐसे में संतुलित जीवन तभी जिया जा सकता है, दृष्टिकोण समन्वयवादी तभी हो सकता है जब ज्ञान और प्रेम दोनों का सामंजस्य हो। ज्ञान का जुड़ाव बौद्धिकता से है, मस्तिष्क से, प्रेम का जुड़ाव भावना हृदय से है। यानी हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य ही संतुलित जीवन दृष्टिकोण है। तो इसका मतलब है कि जब आप निबंध की तैयारी के बारे में सोचते हो तो ये 250 नंबर भी हिंदी साहित्य से ले लो। एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जिनका विषय हिंदी साहित्य है, न केवल वो मुख्य परीक्षा में अपने आप को बहुत सहज पाते हैं, मेंस हिंदी साहित्य ऑप्शनल तो आपका सुरक्षित हो ही जाता है, निबंध आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपको जान करके हैरत हो कि नीति शास्त्र बहुत सहज हो जाता है। हिंदी साहित्य पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए नीति शास्त्र को समझना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि तुलसीदास पढ़ रहे हैं, मर्यादावाद, नैतिकतावाद, आचार संहिता, लोक मंगल, यही सब पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा कि कविता मनुष्य को मानवता की उच्च भूमि में ले जाती है। तो मानवता की उच्च भूमि है क्या? प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता, परोपकार, मानवता, बंधुत्व, सेवा, सदाचार, यही मानवता के उच्च मूल्य हैं। और यही आप नीति शास्त्र में पढ़ रहे हो, जिसे आप सद्गुण कहते हो, आप जिसे भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हो। ये पूरा भावनात्मक समझ आप देखिए राम की शक्ति पूजा में भी पढ़ेंगे, निराला की कविता,
ब्रह्म राक्षस में भी पढ़ेंगे, कबीर में भी पढ़ेंगे। एक और बहुत फायदे की बात आपको बताऊं कि जीएस के पेपर 1 और पेपर 3 में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है मार्क्सवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये जितने भी दर्शन हैं, जो वाद हैं, हिंदी साहित्य में हर जगह कहीं ना कहीं टकराते हैं। छायावाद, दर्शन के क्षेत्र में जो गांधीवाद है वही हिंदी साहित्य में छायावाद है। दर्शन के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद है। तो जितनी रचनाएं आप पढ़ेंगे, चाहे आप यशपाल की रचना दिव्या को पढ़ लीजिए, चाहे हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी धारा पढ़िए, चाहे प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़िए, यही सारे दर्शन हैं। तो इसका मतलब है कि जीएस भी आपका आसान हो रहा है। और देखिए, कुल मिला के एक बात कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। कई विषय ऐसे होते हैं जिनको हम नए सिरे से पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य की समझ हमें बचपन से मिली होती है। राम की पत्नी कौन थी यह हमें रटना नहीं है, हम जानते हैं माता सीता थी। कृष्ण की संगिनी कौन थी तो हम जानते हैं, माता राधिका थी। चाहे राम की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे प्रेमचंद की रचनाएं हो, किस्सा कहानी, ये सब हमारे जीवन के सामाजिक पृष्ठभूमि के अंग हैं। इसीलिए हम इस विषय को बचपन से पढ़ करके आते हैं, और यही वजह है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तो हमारे उन सभी नए भाई बहनों का पुरजोर स्वागत है, एकदम हृदय की गहराइयों से स्वागत है, जिन्होंने इस विषय को अपना बनाया। और अब आपकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग रेगुलर क्लास में उपस्थित हैं। हर रोज लाइव क्लास से जुड़िए, 2 घंटे का आनंद लीजिए। हर रोज प्रश्न का उत्तर लिखाता जाऊंगा। आप भी सफलता की सूची में अपने नाम को शामिल देखिए। देखिए, दूसरों की कहानी कब तक सुनते आएंगे आप, या कब तक सुनेंगे, कब तक बोर होंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अब कहानी का हिस्सा बने। लोग आपकी जिंदगानी अपनी जुबानी सुने कि फलाना अमुक अमुक हिंदी साहित्य से सफल हुआ। ये सब PW में अरविंद सर से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। मैं भी सुना करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए, ऐसे ही जुड़ते रहिए, हमेशा जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए और बदले में अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का PW ओनली आईएएस के इस ऑप्शनल सेशन में। आज के सेशन में हम लोग समाजशास्त्र विषय छात्रों को क्यों लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए, इसका इनके एग्जामिनेशन स्कीम में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना यह आपकी जीएस की तैयारी को व्यवस्थित करेगा, स्कोरिंग है या नहीं है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या मायने रखते हैं, और इनमें जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में क्या यह अंगदायी है अथवा नहीं है, जीएस के सिलेबस के साथ कितना यह ओवरलैप करता है, निबंध के लिए कितना उपयोगी है, इन्हीं सभी पक्षों पर बड़ी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल का आपकी सफलता में बड़ा योगदान है। यह न सिर्फ आपको सफलता प्रदान करता है बल्कि आपको मेरिट लिस्ट में आपके रैंकिंग को डिसाइड करता है। अगर आपने ऑप्शनल में बेहतर स्कोर किया है तो आप अच्छा रैंक ला सकते हैं और जो भी आपका मनचाहा पोस्ट है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शनल को लेते वक्त बड़ा ही सावधानी पूर्वक फैसला लेना चाहिए। कई बार हम किसी के सुनकर, किसी के कहने के आधार पर हम ऑप्शनल ले लेते हैं, परंतु ऑप्शनल का निर्धारण बहुत तार्किक ढंग से, बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन करके, विश्लेषण करके, उनके बारे में समझ बूझ करके तभी फैसला लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, चूंकि मैं सोशियोलॉजी का टीचर हूं तो मैं समाजशास्त्र विषय के बारे में आपके सामने चर्चा करूंगा। आमतौर पर समाजशास्त्र हिंदी माध्यम का एक लोकप्रिय विषय रहा है। इस विषय की खासियत यह है कि इस विषय के बारे में आप कक्षा में आने से पूर्व ही बहुत सारी बातों को जानते हैं। हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, इस नाते हम समाज और समाज से जुड़े विभिन्न संस्था, संरचना, समस्या, प्रक्रिया, इन सब का अध्ययन हमने भले न किया हो लेकिन जानकारी हमें रहती है, और यही जानकारी आपके लिए रॉ मटेरियल का काम करती है और इस विषय को समझने में आपको मदद प्रदान करती है। कई बार हिंदी माध्यम के छात्रों को मन में यह दुविधा रहती है कि मेरी पृष्ठभूमि सोशियोलॉजी की है या नहीं है,
क्या मेरे लिए सोशियोलॉजी लेना सही रहेगा, या पहली बार कहीं उन्होंने पढ़ा हो तो उनके कुछ पूर्व के अनुभव ऐसे रहे हों जिसको लेकर समस्या आती है। कई बार यह लगता है कि यह विषय स्कोरिंग नहीं है, इस विषय में थिंकर बहुत पढ़ना है, यह विषय जो है जीएस के लिए हेल्पफुल है या नहीं। ये सारी दुविधाएं छात्रों के मन में आती है और आज इस संक्षिप्त सेशन में मैं आपके इन्हीं सभी दुविधाओं का समाधान करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहली बात क्या है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, क्या सोशियोलॉजी से अंक आता है या नहीं आता है, क्या यह अंकदायी विषय है या नहीं है। पूर्व के वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए हैं वो काफी ट्विस्टेड तो नहीं है, क्या वो सिलेबस से डायरेक्ट जो है वह रिलेटेड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ने के बाद छात्रों को प्रश्न को सॉल्व करने में एग्जामिनेशन हॉल में समस्या आ रही है। तो मेरा यह मानना है कि यह विषय बहुत ही अंकदायी है। अगर औसत छात्र जो है वो सोशियोलॉजी में 250 से लेकर 280 के रेंज में प्रायः दिखता है, जो मेरे पिछले वर्षों का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपसे यह बात कह रहा हूं। अगर आपने थोड़ा भी चीजों को सिस्टमैटिक किया, अगर आपने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया, अगर आपने जीएस से आंसर को कोरिलेट किया, अगर आपने थोड़े डायग्राम बनाए, अगर आपने थोड़े जो है उसमें कुछ इनोवेटिव आइडियाज डाले, तो आप यकीन माने कि आप 280 से लेकर 315 के रेंज में आ सकते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट आप पढ़ें, जिसमें वर्ष में उस वर्ष में जिस वर्ष में जिन छात्रों ने कोई वैकल्पिक विषय लिया है उससे कितने सफल हुए, उसकी सफलता दर बताई गई है। उसमें समाजशास्त्र से सफल होने वाले छात्रों की सफलता दर अन्य मानविकी या हिंदी साहित्य के विषयों की तुलना में बेहतर है। तो यह बताता है कि यहाँ पर अच्छा स्कोर बच्चों ने कहीं ना कहीं अचीव किया है और उससे उनका रैंक भी बेहतर हुआ। अगर हम पूर्व के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो प्रश्न जो है वो सिलेबस से डायरेक्ट कोरिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रश्नों में उतार चढ़ाव है, बहुत ट्विस्टेड है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो छात्र कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर का आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे वो सिलेबस से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। 95% सवाल सिलेबस के रिक्वायरमेंट को पूरी तरह बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अमूर्त, बहुत सारे इधर उधर से प्रश्न बन रहे हैं। तो आपके मन में अगर यह दुविधा है कि यह स्कोरिंग है या नहीं, स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, तो बेहतर है अन्य विषयों की तुलना में, और हिंदी माध्यम के लिए इसलिए एक लोकप्रिय विषय है। दूसरा, अगर हम बात करें, कई बार छात्र कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत रुचि समाजशास्त्र में है नहीं। किसी भी विषय को आप अपनी रुचि अरुचि के आधार पर चुने नहीं। हम यहां पर अपनी मंशा से अपने विषय के चयन के लिए नहीं आए, हम सफल होने आए हैं। हमारा उद्देश्य अच्छा विद्यार्थी नहीं बनना है, हम अकादमिक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत रुचि अरुचि का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। और किसी भी विषय को जो समाज से जुड़ा है उसको लेकर आम व्यक्तियों में तो रुचि ऐसे ही होती है। और अगर आपने इस विषय को 6, 7, 8 महीने अगर टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ा है, इसे जिया है, इसे लिखा है, इसे समझा है, तो फिर आपकी व्यक्तिगत रुचि वह आगे अगर नहीं भी है तो बन जाती है। इसलिए मेरा मानना है बच्चों कि व्यक्तिगत रुचि का इस प्रतियोगिता परीक्षा में कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, कई बार व्यक्तिगत रुचि के कारण छात्र अपने को उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पाता है, परंतु कनेक्ट करना और उस सब्जेक्ट को समग्रता में समझना दो अलग बातें हैं। चलते हैं अकादमिक पृष्ठभूमि और पूर्व का अनुभव। पिछले 15 वर्षों के शैक्षणिक अनुभव में मैंने देखा है कि मेरे पास आने वाले छात्र 90% से अधिक छात्र वे थे जिनकी अकादमिक पृष्ठभूमि में दूर दूर तक समाजशास्त्र से कोई वास्ता नहीं था। अधिकतर मेरे पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग आए, मैनेजमेंट से आए, लॉ बैकग्राउंड के या साइंस से। आर्ट्स में भी अन्य जो हैं, जैसे इतिहास के बच्चे आए, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे आए, साहित्य के बच्चे आए, ज्योग्राफी के बच्चे आए। यानी उन्होंने ग्रेजुएशन के लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने समाजशास्त्र एटलीस्ट नहीं पढ़ी थी। तो जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसमें कहीं से भी अकादमिक पृष्ठभूमि कोई विशेष मायने नहीं रखता है। और इसके लिए मैं करता क्या हूं, जब भी कक्षा लेता हूं तो पहले मैं मूलभूत अवधारणाओं से अपने बच्चों को परिचित करा देता हूं। किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसकी शब्दावली होती है, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसको जानना स्वाभाविक है। इसलिए यह कहना कि मेरी अकादमिक पृष्ठभूमि है ही नहीं तो मैं समाजशास्त्र क्यों ऑप्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। किसी भी विषय को अगर आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे तो आप उस विषय को गहराई में समझ पाएंगे। और मैंने आपको बताया कि 90% छात्र मेरे वह नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं।
ऐसी स्थिति में उनको पढ़कर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। एक यह भी प्रश्न है कि जीएस के प्रश्न पत्र से सिलेबस ओवरलैप करता है कि नहीं, निबंध में यह कितना उपयोगी है। अगर आप जीएस के प्रश्न पत्र के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का एक बड़ा सा खंड है जहां 6 से 7 सवाल, लगभग 90 नंबर तक के सवाल आ रहे हैं। और भारतीय समाज का जो संपूर्ण सिलेबस है वो आप सोशियोलॉजी में पेपर 1 और पेपर 2 में गहराई में पढ़ते हैं। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, वैश्वीकरण का प्रभाव, महिलाओं की भूमिका, नारीवादी संगठन, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, गरीबी, सामाजिक सशक्तिकरण, ये सभी जो टॉपिक है जीएस पेपर 1 सोसाइटी के, वह आपके सोशियोलॉजी का ही सिलेबस है। यहां तक कि पेपर 2 में सोशल जस्टिस में अति संवेदनशील वर्ग, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मानव संसाधन से जुड़े मुद्दे आप पढ़ते हैं और वहां भी आपको एक बेहतर समाज की समझ प्रदान करने में समाजशास्त्र मददगार है। पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में आप क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, वामपंथी उग्रवाद, ये सब पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी का सिलेबस है। और पेपर 4 में अधिकतर केस स्टडी सामाजिक जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जाति को लेकर, लैंगिक पूर्वाग्रह को लेकर, धर्म को लेकर, सांप्रदायिक मानसिकता को लेकर, यहां तक कि ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन बिहेवियर को लेकर एक टॉपिक है जीएस पेपर 4 में, इथिक्स में, वो भी आपको सोशियोलॉजी में से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेता है। तो यह विषय जो है वो जीएस के 4 प्रश्न पत्रों में कहीं ना कहीं मेजर, कहीं माइनर कंट्रीब्यूट करता है। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 में भी मेजर है, पेपर 3 में रिलेटिवली कम कंट्रीब्यूशन है। रही बात बच्चों निबंध की, तो निबंध के लिए भी उपयोगी है। माना कि पिछले 1-2 साल से दार्शनिक अमूर्त निबंध पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर यूपीएससी के पिछले 25 सालों का निबंध आप उठाकर देख लें तो आप पाएंगे कि अधिकांश निबंध जो है समसामयिक सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों से पूछे जाते हैं। जैसे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, महिलाओं पर क्या प्रभाव है, धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर, जातिवाद को लेकर, यानी जो निबंध हैं वो समाज के कमजोर वर्ग, इनसे संबंधित निबंध पूछे गए हैं। तो यह विषय जो है वो निबंध और जीएस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके मन में अगर इन सारे पक्षों के आधार पर अगर आपने ऑप्शनल डिसाइड किया है तो सोशियोलॉजी अन्य विषयों की तुलना में एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और किसी भी विषय को अगर आप बेहतर मार्गदर्शन में पढ़ें, अगर आपके पास अच्छे नोट्स, कंटेंट की उपलब्धता हो, अगर आपके गाइड के पास एक अच्छा खासा अनुभव हो, तो वह आपकी इस तैयारी की पूरी यात्रा को बड़ा ही सरल बना देता है। इसलिए मन में किसी भी डाउट को आने न दें। आप मेरी कक्षा में जब भी जुड़ेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूं। जैसे एक आम धारणा है कि समाजशास्त्र में बहुत सारे विचारक पढ़ने होते हैं और यह जो है एक भ्रांत तर्क जो है वह ऑप्शनल जगत में फैला हुआ, ऐसा नहीं है बच्चों। पेपर 1 में 10 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट है थिंकर का, जहां 40-50 नंबर के सवाल, हर यूनिट से 40-40, चूंकि 8 प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। तो थिंकर 6 थिंकर, 3 बड़े और 3 छोटे थिंकर पेपर 1 में पढ़ना है। और पेपर 2 जो भारतीय समाज से संबंधित है उसमें बहुत छोटे छोटे विचारक हैं। तो यह नहीं माने कि आप जो है कि यहां पर बहुत अधिक थिंकर पढ़ना है। सिलेबस बहुत ही छोटा है। अन्य मानविकी के विषयों की तुलना में समाजशास्त्र का सिलेबस बहुत ही कंसाइज है, बहुत आसान है। रिवीजन के लिए बड़ा साइंटिफिक नेचर है। आप चाहें तो फुटनोट्स बना सकते हैं, सिनॉप्सिस बना सकते हैं, चाहे तो आप इसका रिवीजन आसानी के साथ कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र को आप किसी भी पैमाने पर अगर आप देखें तो यह अन्य हिंदी माध्यम के अन्य वैकल्पिक विषयों की तुलना में कहीं से भी कम नहीं है। इसलिए मन में कोई भी डाउट हो तो उस डाउट का समाधान करना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शनल आपको न सिर्फ सफल बनाता है बल्कि आपको मनचाहा रैंक दिलाकर आपकी जो भी स्वप्न है, आपके स्वप्न की उड़ान को एक पंख प्रदान करता है। इसलिए जब भी आप ऑप्शनल डिसाइड करें, बहुत ही सोच समझकर, तार्किक तरीकों से, हर चीज को अच्छे तरह से देखकर आप डिसाइड करें और इसको लेकर मन में कहीं से भी कोई दुविधा न रखें। यानी यह जीएस में भी उपयोगी है, निबंध में भी उपयोगी है, अकादमिक पृष्ठभूमि का कोई विशेष महत्व नहीं है, व्यक्तिगत रुचि अरुचि का यहाँ पर कोई अधिक महत्व नहीं है, और अंकदायी जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो बहुत ही अच्छा रहा इस विषय में। यानी एवरेज स्टूडेंट जो है 250 से 280 के रेंज में मिनिमम रहता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी कोई समस्या नहीं है, वो सिलेबस से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं।
उम्मीद करता हूं मैं कि जब भी आप ऑप्शनल डिसाइड करेंगे और विशेषकर सोशियोलॉजी, तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। PW ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है इतिहास वैकल्पिक विषय के साथ एक नवीन बैच हम लोगों का शुरू हो चुका है आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ। तो ऐसे में जब भी ऑप्शनल का कोई भी बैच आता है तो वहां पे बच्चों के मन में जो है कुछ भ्रांतियां होती हैं, कुछ इसे मैं मिथ एंड रियलिटी की जो बात है उसकी जो है उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 4 मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। पहला मुद्दा क्या है कि इतिहास वैकल्पिक विषय आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत जो है वह इतिहास वैकल्पिक विषय लेने का जो भी कह सकते हैं कि एक क्राइटेरिया होना चाहिए, वह इतिहास वैकल्पिक विषय लेने की शर्तें अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए। तो मैं इतिहास वैकल्पिक विषय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो मैं समूचे ऑप्शनल विषय को ध्यान में रख करके बात कर रहा हूं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए वो आजकल बहुत सारी भ्रांतियां चलती हैं कि किस ऑप्शनल का ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो ऑप्शनल के ट्रेंड पे सुझाव दूंगा बेटा मत जाइए। वो सब शेयर मार्केट जो होता है ना, शेयर मार्केट जो है कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, तो उसमें आपका भला नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वह क्या है, तो वह है कि आपका व्यक्तिगत रुचि इस विषय में कितना है। आपका जो व्यक्तिगत रुचि है वह इस विषय के साथ कितना है। तो अगर इतिहास की कहानियां आपको अच्छी लगती हैं, यदि इतिहास को पढ़ते समय आपको लगता है कि मुझे कुछ और जानने का मन कर रहा है, या किसी शिक्षक विशेष का इतिहास पढ़ाने का जो तरीका है वह आपको इतना सहज बना देता है कि लगता है कि सर जो भी बताते हैं वो मुझे क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, या YouTube पर ही देख करके आपको लगता है कि आप बहुत ही सहज और सरल तरीके से बता रहे हैं, तो बिल्कुल बेटा जो है वही आपका अपना क्रश है, वही आपका अपना जो है ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है आपकी व्यक्तिगत रुचि जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न जो होते हैं थोड़े से इन डेप्थ में होते हैं। किसी भी ऑप्शनल के क्वेश्चंस जो होते हैं, जीएस का नाम ही है कि जनरल स्टडी है, तो ऑप्शनल के क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, इन डेप्थ होते हैं, और एनालिटिकल जो है उनके अपने स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी विषय वस्तु का आप बहुत अच्छे से विश्लेषण कब कर पाएंगे, जब उसे पढ़ने का मन कर रहा हो, जब उसे बार बार जैसे लगता है ना कि समय मुझे नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसे और ज्यादा पढ़ पाऊं, ये वाला इंटेंशन है। कितना भी पढ़ता हूं लेकिन समय जो है कम लगता है, इसका मतलब क्या है कि रुचि है। या किसी भी कहानी को, इतिहास की कहानियां वो बहुत ही रोमांचित करती हैं। विश्व इतिहास की एक से बढ़कर एक जो है घटनाएं हैं जो आपको रोमांचित करती हैं। वहां पे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कारण क्या था, या ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं, अब्राहम लिंकन हैं, गैरीबाल्डी हैं, बहुत सारे सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी हैं, जैसे कि हिटलर हैं, मुसोलिनी हैं। या भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखेंगे, उधर नेपोलियन हैं, रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं। भारतीय इतिहास में नेपोलियन है, अशोका द ग्रेट हैं, अकबर द ग्रेट हैं। तो इन लोगों की कहानियां और ज्यादा अगर जानने का मन कर रहा है, या कोई इतिहास की निर्णायक युद्ध है या वैसी संधियां हैं, ये सब अगर आपको रोमांचित कर रहा है तो निश्चय ही इतिहास ही आपका वैकल्पिक विषय है। या जिस विषय में ऐसा आपको होता है उसे आपको मान के चलना है कि वही क्या है, वही आपका जो है अपना जो वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए।
इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में जो है अगला मुद्दा जो आप लोगों के मन में होता है कि अंकदायी विषय है कि नहीं, अंकदायी विषय के रूप में है कि नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है कि विषय में आपका इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, हिस्ट्री ऑप्शनल आप ले रहे हैं, बट मन में ऐसा है कि मार्क्स फेचिंग जो है ऑप्शनल है कि नहीं है। तो इतिहास बेटा जो है हमेशा से जो है मैं कहते आया, और चूंकि आंकड़ों पे बात करते आया हूं, हमेशा से सदाबहार है। इसका बेटा कोई शेयर मार्केट नहीं है कि उतार और चढ़ाव का दौर ये देख रहा है। ये जो कहा जाता है ना कि तैयारी के साथ भी और तैयारी के बाद भी, तो शुरू से ही क्या रहा है, सबसे मार्क्स फेचिंग जो है ऑप्शनल के रूप में रहा है। और यहां पर अगर विशेष करके हम किसकी बात करें, तो विशेष करके अगर हिंदी माध्यम की बात किया जाए तो हिंदी माध्यम के अंतर्गत क्या है, हिंदी माध्यम के अंतर्गत जो है अभी तक के जो श्रेष्ठ टॉप 3 रैंक रहे हैं, वह टॉप 3 रैंक जो है उसमें पहले जो था वो 2 ऑप्शनल का ट्रेंड था। 2010 तक जो है 2 ऑप्शनल होते थे। तो अगर उसे भी मैं ध्यान में रख करके बताऊं तो उनमें से जो टॉपर्स हैं उनका कोई ना कोई एक ऑप्शनल जो है वो हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। तो हिंदी माध्यम का मैं लगभग हर जो है अगर सेमिनार है तो उसमें मैं आप लोगों को ये आंकड़ा बताता हूं कि हिंदी माध्यम का जो बेस्ट टॉप 3 रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक 3 है, देन आफ्टर जो है ऑल इंडिया रैंक 9 है, देन आफ्टर जो है एक बीच में और है ऑल इंडिया रैंक 5 है, ऑल इंडिया रैंक 5 और ऑल इंडिया रैंक 9 है। तो ये क्या दिख रहा है भाई, हिंदी माध्यम का तो एक पहले ये रहता है कि सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, और वैसे में अगर हिंदी माध्यम के बेस्ट 3 रिजल्ट और 3 के तीनों अगर हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा कि एक बहुत ही अंकदायी विषय के रूप में है। या अगर रिसेंट ईयर्स का ट्रेंड देखा जाए तो रिसेंट ईयर्स में भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली नाम मैं अभी मिस कर रहा हूं, बट हिस्ट्री ऑप्शनल से वो ऑल इंडिया रैंक 1st थी इंग्लिश मीडियम से। तो हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों माध्यम में क्या रहा है, दोनों माध्यम में बेहद ही लोकप्रिय रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 आना बेटा वो अपने आप में इस विषय के अंकदायी होने का प्रमाण है, और हिंदी माध्यम में अभी तक के सबसे टॉप 3 रैंक को होल्ड करना ये भी एक इसकी सफलता का या इसकी जो है अंकदायी विषय होने का जो है प्रमाण प्रस्तुत करता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑप्शनल 500 अंकों का आपका होता है, और 500 अंक के ऑप्शनल में अगर 270-80 अंक आपको किसी ऑप्शनल में सहजता से मिल जा रहा है एक सिंसियर स्टूडेंट को या स्मार्ट स्टूडेंट को, तो उसे बहुत ही शानदार मार्क्स माना जाएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल में आप देखेंगे 300+ स्कोर्स भी कुछ छात्रों के आते रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पे एक बार फिर से इसके जो है अंकदायी होने का जो है वह एक प्रमाण को प्रस्तुत करता है। अब अगला जो है ऑप्शनल को निर्धारित करने के लिए आपका अगला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो अगला जो है आपका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है। आपका एकेडमिक अगर बैकग्राउंड इस विषय के साथ है उसे क्या कहेंगे, शैक्षणिक पृष्ठभूमि कहा जाएगा। तो अगर आपकी जो है शैक्षणिक पृष्ठभूमि मिलता जुलता है तो उसे कहा जाता है कि बेहतर है। बट इस ऑप्शनल के साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हैं टेक्नोक्रेट बैकग्राउंड के, जैसे अगर एकेडमिक में कोई छात्र पढ़ा हुआ है तो बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक इसके जो हैं वह क्लियर होते हैं, मींस कि कम से कम अप टू द एनसीईआरटी और उससे एडवांस लेवल जो है वह उसका क्लियर होता है। वो पहले से अशोक के अभिलेख के बारे में मतलब उसको बहुत बेसिक चीजें जानने की आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर आप देखेंगे तो ये यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस में भी जो टेक्नोक्रेट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जैसे बीटेक पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं या अन्य किसी पृष्ठभूमि से हैं, वो भी हिस्ट्री ऑप्शनल ले करके और टॉप रैंक्स होल्ड करते रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व बिहार पीसीएस में एक छात्र थे, उनका 1st रैंक था, वो हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ, और वो बीटेक बैकग्राउंड से थे। वैसे ही यहां पर भी आप देखेंगे तो कुछ वैसे ही चीजें आपको
दिखती रहती हैं। तो मिला जुला करके क्या है, मिला जुला करके अगर बैकग्राउंड उस विषय के साथ ऑप्शनल में है तो वह बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं भी है तो हिस्ट्री ऑप्शनल क्या है, हिस्ट्री ऑप्शनल एक जो है बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही रुचिकर विषय के साथ साथ सेल्फ स्टडी के साथ भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता रहा है, थोड़ा बहुत मार्गदर्शन के साथ। और अगला एक मुद्दा इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा पेचीदा जो है, ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न है जिसमें कुछ अर्थ निकल ही नहीं पा रहा है। अगर एक बार आपने विषय वस्तु को अच्छे से अध्ययन किया हुआ है तो बड़े ही आसानी से क्या होता है, बड़े ही आसानी से जो है आप प्रश्नों को सहज रूप से कर पाते हैं। तो मोटी मोटा घूम फिर करके कहां पे जाएगा, इतिहास क्या है, इतिहास स्वयं जो है कहता है, वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हास, मतलब ऐसा ही हुआ था। तो जो घटनाएं हो चुकी हैं उसमें क्या नया आप कर सकते हैं। तो कहानियां तो बेटा बदलेंगी नहीं, ये घटनाएं तो हो चुकी हैं। तो ऐसे में जो चीजें हो चुकी हैं वहां पर शब्द, प्रश्न में शब्द बदलते हैं। प्रश्न का स्पिरिट क्या होता है, प्रश्न का स्पिरिट मोर और लेस जो है वह सेम होता है। क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, स्पेशली अगर मेंस और ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शब्द बदल करके प्रश्न की अंतरात्मा क्या होता है, प्रश्न की अंतरात्मा जो है वैसा ही होता है। तो अब अगला मुद्दा है भाई कि ठीक है विषय में रुचि है या विषय के साथ आपका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड है या इसके साथ साथ जो है आपका जो है इस विषय के साथ जो है स्कोरिंग ट्रेंड है, ये सब कुछ ठीक ठाक है। एक अंतिम मुद्दा क्या हो जाता है, एक अंतिम मुद्दा ये है कि ऑप्शनल वैसा होना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे जीएस में भी सपोर्ट मिले और निबंध जो है एक बड़ा ही वाइटल सेगमेंट हो जाता है, तो निबंध में भी आपको सहयोग मिलना चाहिए। तो क्या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उन सारे जो डिमांड्स हैं, उन सारे चैलेंजेस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दो तीन ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो जीएस में भी इक्वली उतना ही सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ एसए का भी जो है इंसाइट देते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल की मैं बात करूं तो जीएस का जो पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 70 to 90 मार्क्स जो है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट होता है। और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में आपको ऑप्शनल अगर किए हुए हैं तो कुछ भी अलग से नहीं करना है। इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो है वह सब आपका बड़ा ही सहजता के साथ और क्वालिटी आंसर आता है। क्यों? क्योंकि आप उसी सिलेबस को क्या किए हैं, उसी सिलेबस को ऑप्शनल में इन डेप्थ में किए हुए हैं। तो अगर आपको 500 अंक के साथ साथ लमसम 80-90 नंबर का बोनस मिल रहा है तो आई फील कि एक बहुत ही जो है प्रॉमिसिंग वो ऑप्शनल के रूप में हो जाता है। इसके साथ साथ जो आप लोग आईआर पढ़ते हैं, आई फील पेपर 2 में जो है आईआर पेपर 2 and 3 का मुद्दा होता है। तो आईआर का भी एक अच्छी समझ, कुछ सारे टॉपिक तो आईआर के यहां भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि यूएनओ है, मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, शीत युद्ध है, पोस्ट एलपीजी जो एरा है, तो बहुत सारे टॉपिक कॉमन हो जाते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है। तो आईआर की जो बेहतर समझ है उसका हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ बड़ा ही एक कह सकते हैं कि डायरेक्टली एसोसिएशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही हैं उसकी जड़ें जो है कहीं न कहीं अतीत में ही जाकर खोजनी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर वर्तमान में आप देखें तो अमेरिका और रसिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है तो इसकी जड़ें कहीं न कहीं जाकर के आपको शीत युद्ध में देखना पड़ेगा। या चाइना के साथ जो एक तरीके से ट्रेड जो है मोनोपोली का गेम अमेरिका का चल रहा है, उसकी भी जड़ों को अगर आप जाकर के देखेंगे तो चाइना एक कम्युनिस्ट रेजिम के रूप में रहा हुआ है और वो सारी चीजें जो है आपको विश्व इतिहास की गहराइयों में जाकर मिलेगा। तो वहां पे भी आपको जो है कह सकते हैं कि एक नहीं प्रत्यक्ष तो परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष भी दे रहा है भाई, कई सारे टॉपिक जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एसे राइटिंग है, जो निबंध लेखन है, तो निबंध लेखन में भी जो प्लॉट डेवलपमेंट होता है, मींस कि किसी भी निबंध का जो आप पूर्व पीठिका, उसका एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड आप लेकर के जाते हैं, तो वहां पे इतिहास जो है आपको बहुत ज्यादा सहयोग देता है। या
कभी कभी तो ऐसा निबंध आता है जिसका इतिहास के साथ प्रत्यक्षता जो है सारोकार होता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है वह वैकल्पिक विषय के रूप में तो है ही है। जो आपका जीएस मेंस का पेपर है, पेपर 1 है, वहां पे सपोर्ट कर रहा है। आईआर में एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपको सपोर्ट कर रहा है, एसए में सपोर्ट कर रहा है। इंटरव्यू में बहुत सारे, जैसे अभी आप देखेंगे जो है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में डिबेट था, या राणा सांगा वाला जो है इशू बहुत ज्यादा कुछ मंथ बैक बर्निंग इश्यूज के रूप में था। तो इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, और वहां से क्या होता है, वहां पे आपके अपने दृष्टिकोण को अगर इवन आपका नहीं भी है, हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी है, तब भी तो हिस्ट्री आपने जीएस में पढ़ा हुआ है, तो उससे वो आपके आईक्यू लेवल को चेक करते हैं, या आपके एक जो है इतिहास के प्रति जो भी बायसनेस है वह उसको जज करना चाहते हैं हम। तो इंटरव्यू में भी जो है हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस अगर रिलेटेड जो है वह कंटेम्प्रेरी इश्यूज में कोई मुद्दा चर्चा में रहा है, तो वहां पर भी ये आपको सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से जहां तक मुझे लग रहा है कि एक ऐसा विषय है जिसमें छात्रों की एक व्यापक पैमाने पर रुचि रहा हुआ है, अंकदायी विषय भी है, और इसके साथ साथ जो है अगर बैकग्राउंड है तब भी अच्छी बात है, एकेडमिक बैकग्राउंड है तब भी अच्छी बात है, नहीं भी है तो हम लोगों का जो क्लासरूम परंपरा होता है वो 0 से लेकर के अप टू द लेवल ऑफ यूपीएससी रखा जाता है। तो चलिए जो है आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे छात्रों का कहीं ना कहीं इतिहास वैकल्पिक विषय के साथ जो भी कुछ शंका है उसका इस सेशन, छोटे से सेशन के साथ समाधान रखने में समर्थ हुआ हूं। नया बैच लॉन्च हो चुका है, आप अभी फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट हुआ है, तो आप अगर विषय के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका जो कक्षा कार्यक्रम है, लाइव क्लास सेशन है, उसमें जो है स्वागत है। तो आइए जो है यहीं पे हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं जो है मेन क्लास स्ट्रीम प्रोग्राम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन यानी पीएसआईआर। आज के इस वीडियो में हम लोग पीएसआईआर के बारे में बहुत बेसिक सी चर्चा करने जा रहे हैं, और ये बताने जा रहे हैं कि सिलेक्शन ट्रेंड क्या रहा है, और ये हमारी पूरी प्रिपरेशन में और हमारी सफलता पाने में किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। अगर सिलेक्शन ट्रेंड की बात देखें तो आप विगत वर्षों के रिजल्ट उठाकर देख सकते हैं। रैंक 1 भी पीएसआईआर से अनेक वर्षों में आई है, केवल एक बार नहीं। हालांकि ये केवल और केवल बताने और समझाने के लिए है कि आप इस विषय से रैंक 1 ला सकते हैं, अन्यथा तो आप किसी भी सब्जेक्ट से ला सकते हैं जिसमें आप परिश्रम करोगे, जिसमें मेहनत करोगे। लेकिन हाँ, पीएसआईआर में अगर आप परिश्रम करते हो तो उस परिश्रम का परिणाम आपको और बेहतर मिलता है और अच्छा मिलता है। कैसे, इस बात को हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक विषय की पॉपुलैरिटी का प्रश्न है, विषय बेहद लोकप्रिय है क्योंकि चार चीज़ें पढ़ी जाती हैं पीएसआईआर के अंतर्गत। जब हम लोग पीएसआईआर की चर्चा करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना होता है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ऐसे चीज़ों के बारे में। और दूसरा भारतीय राजनीति है, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और तमाम इश्यूज़ के बारे में। जो पेपर 2 है उसमें तुलनात्मक राजनीति के विषय में हमें कुछ अध्ययन करना होता है। थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में पढ़ना होता है, जो बेहद ही पॉपुलर हिस्सा है। तो जो ये दो हिस्से हैं, भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये तो बेहद पॉपुलर चीज़ें हैं। अगर आपका राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसका राजनीति में इंटरेस्ट ना हो। अरस्तु कहते थे मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, तो राजनीति में इंटरेस्ट तो होना स्वाभाविक है। तो भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा, और जब इन संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग तो चिंतन करने में तरह तरह के शब्द आते हैं, मार्क्सवाद, फासीवाद, उदारवाद। समाचार पत्रों में भी ऐसे शब्द छपते रहते हैं जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतों में कुछ ऐसा अलग नहीं है जहां हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे सामान्य पठन पाठन में उपयोग में नहीं आता रहता है, यूज़ में आता रहता है। ये शब्दावलियाँ यूज़ में आती रहती हैं।
न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आप समय समय पर एनालिसिस के तौर पर देख सकते हो। तो लोकप्रिय भी सब्जेक्ट है और रैंक 1 तक लाने की क्षमता है इस सब्जेक्ट में, और जीएस में हमारे लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल है। जीएस में किस तरीके से हेल्पफुल है? जीएस पेपर 1 अगर आप देखें तो पेपर 1 में हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन आते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आते हैं, और पीएसआईआर में भारतीय राष्ट्रवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 1 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अगर आप मॉडर्न इंडिया तैयार करते हो तो पीएसआईआर में हेल्प है, पीएसआईआर तैयार करते हो तो मॉडर्न इंडिया में हेल्प है। जीएस का जो पेपर 2 है, वो पेपर 2 तो एक तरीके से पूरा ही पीएसआईआर का पेपर है। 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के, 4 क्वेश्चन आईआर के, आउट ऑफ 20 14 क्वेश्चन तो सीधे मिलते हैं आपको। इसके अलावा जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपका एक अप्रोच तो डेवलप हो ही जाता है लिखने के लिए। तो पूरा का पूरा जीएस पेपर 2 आप मान सकते हो कि ये आपके लिए पीएसआईआर से आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पीएसआईआर में हम डेप्थ में पढ़ते हैं, जीएस में हम उतनी डेप्थ में जाते नहीं हैं। जीएस पेपर 3 की यदि आप बात करो तो इकोनॉमी में आप हरित क्रांति पढ़ते हो, कृषि के विषय में पढ़ते हो, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पढ़ते हो, उदारीकरण पढ़ते हो, नियोजन पढ़ते हो, प्लानिंग पढ़ते हो, डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ते हो। ये सारी टॉपिक पीएसआईआर में भी हैं, क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, तो इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा, पर्यावरण में भी हेल्प करता है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर क्वेश्चन आते हैं। कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज आयोजित किया जाता है, कॉप पर क्वेश्चन आ जाता है, जीएस में भी पूछा जाता है। जो ग्लोबल इशू है एक एनवायरनमेंट, उस ग्लोबल इशू से रिलेटेड सवाल फिर पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर, तो एनवायरनमेंट का इशू हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है। सिक्योरिटी, जीएस के पेपर 3 में सिक्योरिटी का भी टॉपिक है, और जब हम लोग सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो एक्सटर्नल स्टेट से थ्रेट भी पढ़ते हैं कि दूसरे देशों के साथ हमारी आंतरिक सुरक्षा को कैसे खतरे उत्पन्न होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, तुर्की है, चीन है, बांग्लादेश है। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनका गहन विश्लेषण कर लेते हैं तो यहाँ एनालिसिस हमारी आसान हो जाती है। आतंकवाद हमारे पीएसआईआर में भी शामिल है, क्वेश्चन भी आता है, और आतंकवाद पर क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में भी आता है। इस बार पूछा गया है 25 में, और इसके पहले भी पूछा जाता रहा है। तो जितने भी जीएस के टॉपिक हैं हर पेपर में रेलेवेंसी है। जीएस पेपर 4 देखो, हम सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात हमारे सिलेबस में नहीं है सीएसआईआर में, पीएसआईआर में, लेकिन जब हम प्लेटो पढ़ते हैं तो बिना सुकरात को समझे प्लेटो को समझ नहीं सकते, क्योंकि प्लेटो सुकरात के ही रिफ्लेक्शन माने जाते हैं, और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इनके स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 4 में। एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, सुकरात का स्टेटमेंट है, ये एथिक्स में पूछा जा चुका है, टिप्पणी कीजिए, और ये सुकरात का स्टेटमेंट है। पीएसआईआर पढ़ते हैं, तैयार हो जाता है वहां पर। गांधी, अंबेडकर, श्री अरबिंदो, इन सब पर क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 4 में। उनके स्टेटमेंट पर टिप्पणियां करने के लिए पूछा जाता है, समझाने के लिए कहा जाता है। ये सारे हम लोग पीएसआईआर में पढ़ते हैं। तो पीएसआईआर में हम जो ये टॉपिक कवर करते हैं उसका जीएस पेपर 4 में भी पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन है। इसके बाद एस्से। अब एस्से एब्स्ट्रैक्ट नेचर के आते हैं, अमूर्त हैं, आप उनको विजुअलाइज नहीं कर सकते, चिंतन पर आधारित हैं। जैसे इस बार पूछा गया, सत्य कोई रंग नहीं जानता। अब ये एब्स्ट्रैक्ट इशू है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, सत्य कोई रंग नहीं जानता, केवल चिंतन और कल्पना पर आधारित है। आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। ये एस्से के टॉपिक्स हैं, ऐसे इससे पूछे जा रहे हैं जो आपके थॉट पर आधारित है। अगर आपका थॉट प्रोसेस इनरिच्ड होगा तो आप एस्से में भी अच्छे नंबर पाएंगे। और जब हम प्लेटो पढ़ते हैं, एरिस्टोटल पढ़ते हैं, गांधी पढ़ रहे हैं, अंबेडकर पढ़ रहे हैं, श्री अरबिंदो पढ़ रहे हैं, तो इनके चिंतनों से हमारा थॉट प्रोसेस इनरिच्ड ही तो होगा, समृद्ध ही तो होगा, हमारे चिंतन को नए नए डायमेंशन प्राप्त होंगे। और जब हम एस्से के टॉपिक में
इनको कनेक्ट करके लिखेंगे, इनको कनेक्ट करके हम एस्से राइटिंग करेंगे, तो एस्से में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? भरपूर आएंगे। तो पूरा का पूरा जो PSIR है वो आपके जीएस के सारे पेपर में, एस्से में पूरी तरीके से हेल्प करता है। और PSIR इटसेल्फ आपको अच्छे अंक दिला सकता है, परिश्रम करेंगे तो। भाई देखो, परिश्रम पहली रिक्वायरमेंट है ना, उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यम तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर आपने PSIR को लेकर परिश्रम किया है तो सफलता में कोई गुंजाइश नहीं है, अवश्य मिलेगी, कोई संदेह नहीं है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि यह सब्जेक्ट अकेले सब्जेक्ट में आपको अंक नहीं दिलाएगा, हर जगह अंक दिला देगा। और अगर सब्जेक्ट में अंक डूबेंगे तो हर जगह डूबेंगे। तो इस सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है, अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लिया तो हर जगह अंक बढ़ जाएंगे। फिर आती है बात इंटरव्यू की। इंटरव्यू में नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज डिस्कस होते हैं। और जब हम PSIR पढ़ते हैं तो PSIR में हम भारतीय राजनीति भी पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी पढ़ते हैं। और जब हम भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो कोई डायमेंशन हमारा बचता ही नहीं है, कोई डायमेंशन हमारा छूटता ही नहीं है जो कवर ना हो। और इंटरव्यू में सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे? या तो डेप्थ से पूछे जाते हैं आपके, या फिर जो इश्यूज़ हैं इश्यूज़ से पूछे जाते हैं। इश्यूज़ 100% कवर हो जाते हैं PSIR के अंतर्गत। नेशनल इश्यूज़ जैसे SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग PSIR में पढ़ते हैं हम लोग। जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित राजनीति हमारे PSIR में टॉपिक है, तो जाति आधारित जनगणना हम PSIR में पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। 2025 में मेन में पूछा गया है PSIR में। और फिर ये GS में भी इसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन का। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर उन क्वेश्चंस के नेचर को हम देखें तो GS और PSIR से बेहद मिलते जुलते हैं। संवैधानिक नैतिकता पर सवाल PSIR में भी आता है, पॉलिटी में भी आता है। संविधान की विशेषताओं पर क्वेश्चन पॉलिटी में भी आता है, PSIR में भी आता है। आर्टिकल 32 पर क्वेश्चन PSIR में भी इस बार पिछले साल पूछा गया, पॉलिटी में भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल GS के समतुल्य है PSIR का हिस्सा। इसलिए अगर हम PSIR को अच्छी तरह से मजबूत पकड़ बना लें, एक सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ बना लें, तो GS के सारे पिलर्स को मजबूती मिल जाती है। एस्से का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत मजबूत हो जाता है। इंटरव्यू के जो इश्यूज हैं उन पर एक फाइन थॉट हमारे डेवलप हो जाते हैं, कोई संदेह नहीं रह जाता, कोई दुविधा नहीं रह जाती, एक फाइन क्लैरिटी आ जाती है और ओवरऑल ये हमारे सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है। लेकिन हाँ, यह भी बात सत्य है कि आपको जो भी ऑप्शनल चुनना है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनना है। जिस विषय को पढ़ने में आपकी रुचि हो उस विषय को पढ़िए, वो विषय आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। लेकिन विषय जो रुचिकर हो आपके लिए, जो इंटरेस्टिंग हो। दूसरों को किस में नंबर आता है, किस विषय में सफलता मिलती है, किस में नहीं मिलती है, ये सारे प्रश्न निरर्थक हैं। और अगर इस आधार पर आप ऑप्शनल का चयन करते हैं तो निसंदेह आप इस वैतरणी को पार नहीं कर पाते, मोक्ष नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती। तो वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल इस संदर्भों में नहीं दूंगा मैं। लेकिन उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। ऑप्शनल आपको अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनना है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनिए और परिश्रम कीजिए। PYQs को सॉल्व कीजिए, PYQs को आधार मानकर तैयारी कीजिए, यकीनन सफलता आपको मिलेगी। कोई संभावना ही नहीं है कि आप सफल ना हो। रैंक वेरी कर सकती है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी यदि आप परिश्रम करेंगे और ऑप्शनल आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुनेंगे। हाँ, एक से अधिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो फिर आपको PYQs और इन सारी बातों का सहारा लेकर के आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो PSIR के संदर्भ में ये एक बेसिक सी, एक संक्षिप्त सी जानकारी थी केवल आपके लिए। शेष
क्लास में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।